बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ख़वातीन और हज़रात, एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा आप ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। लेकिन जैसे मौसम चेंज होता है, आपने देखा होगा लाहौर में ख़ास तौर पे जो है स्मॉग का लेवल जो है वो इतना हाई है कि अभी तो शुक्र है कि हम लोगों को मास्क पहनने की आदत हुई है कोरोना की वजह से। तो हम अब देखते हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड समाजी फासला जो अदरवाइज़ भी मुझे लगता है कि अच्छा होता है कि खुदा न खास्ता किसी को नज़ला ज़ुकाम आम भी हो तो वो भी कैच करने का इम्कान होता है। तो प्लीज़ खुदारा ये जो मौसम है स्मॉग का, मेरा तो वैसे ही सांस का मसला है, मैं तो खुद एस्थमेटिक हूँ तो मैं वो मेडिसिन ख़ास इस्तेमाल करती हूँ। तो इस मौसम में तो आप सोच नहीं सकते कि जो सांस की बीमारी में मुब्तला लोग होते हैं मेरे जैसे, उनका क्या हशर होता है। अच्छा, आंखों की एलर्जी अलग हो रही होती है, नाक भी सूं सूं अलग कर रहा होता है और सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है। तो प्लीज़ घर से निकलने से पहले बच्चों को भी और ख़ुद भी मास्क का ज़रूर जो है ख़ास तौर पे एहतमाम करें और पहने, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त। अच्छा, वो कुछ मेरी एक दो फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा सर्दी आ गई, धुंध है। भाई मैंने कहा ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है जो बड़े शहरों के अंदर चूँकि पोल्यूशन इतनी होती है, फैक्ट्रीज़ का जो सारा धुआं होता है, गाड़ियों से निकल रहा होता है, जो एयर पोल्यूशन होती है, वो कंबाइन होकर एक ऐसा फ़िज़ा क्रिएट कर देती है। आप गाँव देहात में हमारे जितने हैं, मेरा खुद जेहलम से ताल्लुक़ है, तो हमारे तो इलाके के अंदर, गांव के अंदर तो ऐसी साफ़ सुथरी हवा और फ़िज़ा होती है कि सांस लेना मज़ा आता है सांस लेने का, क्योंकि फ्रेश एयर होती है। लेकिन बड़े शहरों में तो प्लीज़ बी केयरफुल। और एक और बल्कि अहम बात, मेरी बेटी को भी ये गवर्नमेंट की तरफ से ख़वातीन और जो इनिशिएटिव लिया गया है, खसरे के जो ये लग रहे हैं मीज़ल्स के इंजेक्शंस, प्लीज़ इस पर डिले मत कीजिएगा। ये बच्चों की सेहत सबसे मेरे ख्याल में अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और जब हुकूमत पाकिस्तान ने इतने अच्छे तरीके से एक एहतमाम किया कि खुद टीम्स आ रही हैं, आज मेरे खुद डीएचए के एरिया में टीम्स आ रही थी और एक कैंप लगा हुआ था, स्कूल्स के अंदर आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो है हिफाजती ये टीके ज़रूर लगवाएं ख़ास तौर पे। अच्छा जी, अब प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हमने वीडियो टीज़र भी दिया था और हम आपको बता चुके हैं कि आज का प्रोग्राम जो है बड़ा ख़ास होने वाला है। ख़वातीन के साथ आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल फैज़ अहमद फैज़ साहब की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ़ एक शायर ही नहीं बल्कि एक दौर का नाम है, और उर्दू अदब की तारीख़ उनके नाम के बग़ैर नामुकम्मल है। फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, फैज़ साहब का तो एक गहरी वाबस्तगी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ और तमाम ऑडियंस के साथ, और सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, पाको हिंद की नहीं हम बात करते, पूरी दुनिया के अंदर फैज़ साहब के काम को, फैज़ साहब के नाम को जाना जाता है, माना जाता है, पहचाना जाता है। उनके काम की ट्रांसलेशंस की गई, उनके ऊपर बुक्स शाया की गई, लेनिन अवार्ड, तो क्या कमाल, यानी इतने आला दर्जे का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। सो फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए प्रोग्राम के सेकंड हाफ में मुनीज़ा हाशमी साहिबा, उनकी साहबजादी, आपकी अपनी भी, मेरी तो आपा हैं, और नईम ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके अलावा उनके कलाम को पेश करने के लिए हम नग़मे सुनेंगे। हुमैरा चन्ना जी की आवाज़ हो तो फिर क्या ही बात हो। सो ये तमाम जो है प्रोग्राम में आगे हम आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करेंगे। और आप लोगों को जो वीडियो टीज़र मैंने शेयर किया था प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, उसमें आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं कॉमेंट्स पोस्ट करके। अच्छा जी, सो ये मैंने आपको बताया आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है। लेफ्ट जानिब शेफ़ मुनीरा हैं, उनको हम वेलकम करते हैं और देखते हैं कि जी आज क्या बनने वाला है किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। और ये ब्लैक और रेड का जो है कॉम्बिनेशन, ओहो हो वेरी नाइस। थैंक यू। क्या होने वाला है आज? आज हम लाहौर की बड़ी फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि आपको पता है सर्दियों की सौगात में हर किसी को होता है कि हम बाहर जाके इसको खाएं। तो आज हम बना रहे लाहौरी तवा चिकन। वेरी गुड। और आजकल सीजनल फ्रूट्स में अनार आपको हर जगह नजर आएंगे और अनारों के बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम बनाएंगे फ्रेश अनार का जूस। Excellent। और उसमें कोई ऐसे जैसे कि बाजार से आप पीते हैं, Preservatives तो मैंने नहीं कि आप इसको बनाएं और उसको ट्राई करें और बहुत अच्छा है। और थर्ड मैं बनाऊंगी थोड़ा सा कीमा लेके उसके कबाब, ताकि कॉम्बिनेशन है कि तवा चिकन के साथ कबाब होने चाहिए, उसको हम स्कीवर्स के अंदर मैं पिरो के आप उसको एज दिखा दें। तो आज की जो हमारी रेसिपी है बड़ी देसी और बड़ी हैवी, और जिसको कहते हैं ना कि खाने वाली है, वो वाली है। मौसम की मुनासबत और मुझे पराठे नजर आ रहे हैं ख्वाब में, और मुझे पूड़ियाँ नजर आ रही हैं, कुलचा नजर आ रहा है। आपको मेरी सेहत से मैं खाती हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। सादिया भी जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, अब ये जो खाना इन्होंने बताया, इसके बाद अब क्या हो सकता है, मुझे बताएं। इसके बाद सिर्फ मज़ा आ सकता है, मौसम को एंजॉय किया जा सकता है, और जब अच्छे दोस्त बैठे हों, अच्छा एनवायरनमेंट हो और साथ में ऐड करती जाओ,
मोहसिन साहब की बर्थडे हो हाँ, और कल हुई हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मोहसिन बिल्कुल। जाफर साहब तो की मेरा birthday। ख्याल है कि बात बनती है भाई, बात होना बन- चाहिए, बिल्कुल सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है और बिल्कुल। छोटी छोटी खुशियों को ना एंजॉय करना इंजॉय, ये बात ना, ये बात। अच्छा जी, अब छोटी छोटी खुशियां आप क्या देने वाली हैं जितने 12 सितारों वाले देख रहे हैं हम लोग? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आपको पता है कि अगर हम बात करें ना प्लैनेट्स की, एक ट्रांजिट होती है जब भी कोई मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट, तो जुपिटर की ट्रांजिट होने जा रही है 21 को। इट इज़ अमेजिंग। इस हफ्ते के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है कि हम एरीज टू पाइसेस हम करते हैं बात इस हफ्ते के हवाले से। बड़ी अच्छी एक चेंज आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है जो कि चलेगा अप्रैल तक। Excellent। ठीक है, और अभी चूंकि हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं तो आगाज करते हैं एरीज से लेकर हम पाइसेस तक की। बिल्कुल। तो एरीज वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। ये बात याद रखिए, मैं हमेशा आगाज करने से पहले ये बात ज़रूर करती हूँ, मेंशन करती हूँ कि ये एक गाइडलाइन होती है, इसको गाइडलाइन की तरह लिया करें और कोशिश किया करें कि किस चीज़ को हमने करना है, किस चीज़ से इज्तनाब करना है। आपको एक आगाही दी जाती है, उसके मुताबिक अपनी लाइफ को आप प्लान कर सकते हैं। सो एरीज आप लोगों के लिए एक्सीलेंट टाइम। 21 के बाद, जिस तरह मैंने अभी बोला है, जुपिटर जा रहा है बेसिकली एक्वेरियस में है। 12 सितारे 12 घर होते हैं, कभी इसके बारे में भी बात करूंगी इंशाल्लाह कि ये क्या होता है। एनीवे जी, एक बेहतर टाइम स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे वो मामलात शुरू होंगे जिसको कहते हैं ताख़ीर हो रही थी, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में रुकावट थी, प्रॉब्लम थी, वहाँ पे एक बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। जो लोग जॉब के हवाले से ख़ास तौर पे आगे पीछे नहीं मामला तो थे, अच्छा हो नहीं रहा, मामला चल नहीं रहा, आगे की तरफ नहीं चल रहा, पेशरफ्त स्टार्ट हो जाएगी और दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। एक्सीलेंट। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, आगे आगे मज़ीद बेहतरी आएगी। सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा। इसी तरह से जो आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी होती है, आपकी इमोशनल लाइफ होती है, जितने भी इमोशनल हमारे रिलेशन होते हैं, वो मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, जो हमारे इमोशन, जहाँ पे हमारे जज्बात होते हैं, वहाँ पे भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, बेहतरी है। और जहाँ पे कोई सेहत के हवाले से कोई इश्यूज़ अगर जिन भी एरीज वालों के चल रहे थे, ख्याल रखिएगा। स्टिल थोड़ा सा 19-20 हो सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि कोई मेडिसिन का चेंज होना, मेडिकल प्रोसेस का चेंज होना, इस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। अब हम चलेंगे टॉरस यानी कि बुध सौर वालों की तरफ। अच्छा भी, आप लोगों के लिए एक बेहतरी है। बेहतरी ये है कि अगर कोई नया काम करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो लोग बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, डजंट मैटर, शुरुआत कीजिए। बेहतरी आपको रास्ते मिलेंगे, क्योंकि बहुत डेड किस्म की सिचुएशन इन लोगों के लिए पिछले कुछ अरसे में, पर कि पूरा 2021 ही तकरीबन इनके लिए ऐसा था। बेहतर सिचुएशन आएगी, बेहतर मामला। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी कि पार्टनरशिप हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम थे, उधर भी बेहतरी मिलेगी। जिस तरह मैं बार बार कह रही हूँ, अभी आगाज है, ठीक है। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। और जिनकी कोई सेहत की प्रॉब्लम्स बार बार इनको आ रही थी, वहाँ पे फिर से कह रही हूँ मेडिकल प्रोसेस, क्योंकि 6th हाउस बेहतर है, मेडिकल प्रोसेस, बेहतरी, इस टाइप के मामलात होंगे। जॉब वाले लोग ख़तरे में आ सकते हैं, एकदम से फ़ौरन चेंज ना करें, रुक जाएं, देखें, परखें, क्योंकि जज्बात में ना आके ये कोई गलत स्टेप ले सकते हैं। सो अभी इस हफ्ते में रुक जाएं, अभी फ़ौरन चेंज करने की या जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिग रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। इनके साथ तो ना हर कोई धोखाधड़ी, प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ हो रहा था। एनी हाउ, अगर इनके कोई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक मिसाल है, कोई प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ भी है ना, गो अहेड, ठीक है, खुल के खेल सकते हैं, खुल के मामलात कर सकते हैं। 21 के बाद ऑनवर्ड सारा टाइम अच्छा है। और जिनके कोई विरासती जायदाद के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, यहाँ पे इनको पैसे आना, रिलीफ मिलना, और जो कोई भी इनको या दुश्मनदारी होती है, कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वहाँ पे भी इनको रिलीफ मिलेगा। इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ, ओवरऑल अ साइन ऑफ रिलीफ है जेमिनाइज के लिए। और पर्सनल इमोशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, बल्कि ब्यूटी आएगी इनकी अपनी पर्सनालिटी में। एक ऐसा वक्त होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द वीनस एक प्लैनेट है कि अपने अंदर भी ब्यूटी आती है, अपने अंदर निखार आते हैं, इंसान अपने पर तवज्जो देता है। अच्छा, वीनस ब्यूटी का वो है। एग्जैक्टली, वीनस इज ब्यूटी का होता है, या आपके रिलेशंस का होता है, बहुत सी चीज़ों का होता है, मगर सबसे पहले इंसान अपने पर तवज्जो देता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अंदर वो वाले जज्बात है कि भाई अपने पर तवज्जो दो। सो इट्स अ बिग साइन कि यहाँ पे सबसे पहले ये अपने पर तवज्जो देंगे। सो फाइनल ये एक अच्छा साइन है इनके लिए।
फिर आते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात आएंगे, सबसे पहले तो उसको पता है, घर में जो एक बेसुकूनी बेचैनी वो बरकरार थोड़ी सी रह सकती है, मगर अब अच्छे साइन मिलेंगे, स्पेशली मदर साइड, मदर हेल्थ, जो या किसी बच्चे की तरफ से प्रॉब्लम बार बार जिनके बच्चे हैं, तो ये रिश्ते वो हैं जो कि तवज्जो मांगेंगे, या कोई हेल्थ इशू है, किसी बच्चे का प्रॉब्लम है, ये सब अब आप उसको कंट्रोल करने की तरफ चल पड़ेंगे। इससे पहले तो ये था कि समझ नहीं आई थी, बंदा ऐसा टक्कर नहीं मार रहा था, मैंने किसको देखना है किसको नहीं देखना है, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉरेन ट्रिप्स, यानी कि बाहर के मुल्क में जाना, अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उसकी तरफ एक कार्रवाई चल पड़ेगी। सो दैट्स अ गुड साइन एज वेल। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई पासपोर्ट इशू था, कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू चल रहा था, फाइनली इट विल बी डन, उसका भी एक मामला, जिस तरह मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत सी चीज़ों की एक शुरुआत है। बिल्कुल सही। सो दैट्स अ गुड टाइम, गुड बिगनिंग। और एक चीज़ का जो ख्याल रखना है थोड़ा सा हेल्थ इशू का, क्योंकि कैंसेरियन नाजुक मिजाज, वेरी सेंसिटिव, इस टाइम पे थोड़ा सा, जिस आपने बोला था एस्थमेटिक होना, इस टाइप के इश्यूज आना, फीवर, या जिनको हम ओवरऑल मैं कहूँगी जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, बॉडी इन्फेक्शंस, उसका आपने एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। छोटी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, लिहाजा गो टू योर डॉक्टर, फौरन कंसल्ट करें। फिर आ जाते हैं लियोज आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने दुश्मन के ऊपर गलबा भी हासिल करते हैं। अब हजूरी नहीं होता भाई हर किसी की दुश्मनी हो, लेकिन छोटी मोटी चिट चैट हर कोई अपनी अपनी जगह पे होती है, चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, अपने कामों में सक्सेस मिलेगी, और आपके पेंडिंग काम, जितने पेंडिंग काम चल रहे होते हैं, नहीं हो पा रहे होते, वहाँ पे बिल्कुल आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि जो लोग सिंगल हैं एंड दे वांट टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, शादी है, कहते हैं रेडी टू मिंगल, बिल्कुल सही। वो लोग बिल्कुल आगे की तरफ बढ़िए। एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज काइंडली अपनी पहले ही कंपैटिबिलिटीज को चेक कराया करें, यानी कि जिस तरह दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, फिर बताया जाता है कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, फिर आप उस तरफ जरूर जाए, उस रिश्ते की तरफ जाए। बाद की प्रॉब्लम्स को झेलने से बेहतर होता है कि आप पहले ही अपनी कंपैटिबिलिटीज, यानी जायचा बनवाएं। दो लोगों के जायचे बनते हैं, फिर बताया जाता है कि यार ये एक अच्छा मैच है कि नहीं है, यानी कि अपेरेंटली रिश्ते बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो शादी नाम से भी मैंने सुना है, नाम से कुछ नहीं होता है। मैं अब इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती या नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने चांद ग्रहण में कुछ बातों को कहा था कि बहुत सी चीजें, जी बिल्कुल, बहुत सी चीजें जो है वो सिर्फ एक मिथ्स है, यानी कि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह नाम एक आपकी पर्सनैलिटी पे असर करता है, ठीक है। जिस तरह मैं सादिया हूँ, ठीक है, आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी के कुछ वो बहुत करता है असर, बहुत ज्यादा, हाँ, क्योंकि नाम का मतलब होता है ना एक, बस इससे ज्यादा नाम आपका, जिस तरह कई लोगों के दो नाम होते हैं, बिल्कुल, उनका निकनेम होता है, ठीक है, गुड़िया है, पिंकी है, यू नो, इस टाइप, वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सिर्फ असर करते हैं। इसलिए मैं अक्सर एक एज के बाद कहती हूँ कि भाई आप इनको निकनेम से बुलाना बंद कर दें, उसका असर आता है, इसके अलावा और नाम का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह से विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत से लोग आप पूछते हैं जी आपका नाम, आपकी माँ का नाम, भाई माँ का नाम का कोई ताल्लुक आपकी रीडिंग से या उससे नहीं होता। नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन होता है कि वालदा का नाम बताएं। कि ये लोगों की साइकी में इस कदर बिठा दिया गया कि अक्सर मैं लोगों को कहूंगी ना, अच्छा आप अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ, वो साथ ही अपनी माँ का नाम तो ये तो बड़ा कॉमन है। अच्छा, इस पे फिर अलग प्रोग्राम एक करते हैं। एब्सोल्युटली, ये तो फिर मेरे ख्याल में कमिंग उसमें मैं आपको बताऊंगी वो क्यों पूछा जाता है, उसका ताल्लुक जादू टूनों से होता है, मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल ठीक है, इसको नेक्स्ट उस पे रखेंगे, अभी हम नेक्स्ट। अच्छा जी, आप चलते हैं, हम जब बात कर रहे थे लियोज वालों के लिए। सो लियोज आप लोगों की ये पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा है, शादी मंगनी रिश्ता अगर आप करना चाह रहे हैं जरूर कीजिए। आ जाते हैं अब हम वर्गोस के ऊपर, ठीक है जी। वर्गोस एक्सीलेंट टाइम, यानी कि आप लोगों के लिए भी, जिस तरह मैंने बोला है, बहुत सी ऐसी चीज़ें काइंड ऑफ रिलीफ है, खास तौर पे जो लोग जॉब्स वगैरह के हवाले से, यानी कि जॉब में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए काम, एक से ज़्यादा काम, यानी कि अगर हम चाहते हैं ना कि हम एक से ज़्यादा किसी काम की तरफ करना चाहें, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी बिल्कुल आ सकती हैं।
स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी, जो मर्जी के करंट दौड़ेगा इस वक्त आपके अंदर, एंड दिस इज अ गुड टाइम। मगर आपके अगेंस्ट इतने लोग जाएंगे, आपके अगेंस्ट यहाँ पे इतने लोग होंगे। एक अच्छी बात क्या है कि इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत, जो कि हर इंसान में होती है। मैं ये बात भी क्लियर कर दूं, हर इंसान में रूहानियत होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज़्यादा अपने अंदर मज़ीद इन्हांस करना चाहते हैं, यानी कि आप मज़ीद उसके ऊपर वर्किंग करें ना। मैं आपको कभी ये भी बताऊंगी कि कैसे वर्किंग बिल्कुल की जाती सही है। एनी हाउ जी, ये टाइम आपके अंदर मज़ीद इस टाइप की एबिलिटीज़ को लेकर आएगा। आप उसके ऊपर वर्किंग करें, आपको मज़ीद ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेज़ होना, ये चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा, और पूरा अरसा ये चलेगा, ये आपका एक टाइम पीरियड लंबा चलेगा। पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से एवरेज रहेगी। आपको लगेगा कि मुझे इसके साथ रहना है कि नहीं रहना, यहाँ तक कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। मिजाज को ठंडा रखिएगा और अपने अंदर तेज़ी या उलझन को नहीं लेकर आना है। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जिस रिश्ते में आए, बराए मेहरबानी मैं बार बार कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए। अब आ जाते हैं हम लिब्रा पे, लेकिन यहाँ पे हम एक बात को डिस्कस करते हैं कि कंपैटिबिलिटीज होती क्या है। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊं। क्या पूछना है मैंने? आप मुझे ऐसे तड़ी से कह रही, मैं भूली कि मैंने क्या प्लीज मुझे लिख के दे दे कि क्या पूछना है। कंपैटिबिलिटी का। हाँ। अच्छा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ख़वातीन हज़रात, इस पे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह सादिया ने कहा कि वालदा का नाम हमेशा पूछा जाता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची, रिश्ते कराते वक्त। तो ये इसकी क्या सेंस है? अगर ये कह रही हैं, ज़ाहिर बात है ये एक्सपर्ट हैं कि इसकी कोई इसका ताल्लुक नहीं है उससे जायचा बनवाने से, क्योंकि आपने जिससे शादी करनी है, जिस बच्चे से या बच्ची से, तो वो तो आपको उसका जायचा निकलवाना है, तो वो फिर हम उस पर बात करेंगे। आप यकीन करो कि यहाँ तक ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ नाम, आपका सिर्फ नाम मुझे चाहिए, एंड देन या मुझे ये पता होना चाहिए कि फीमेल का बर्थ चार्ट है कि मेल का बर्थ चार्ट है, एंड दैट्स इट। अब है, मैंने आपको कहा ना कि इसके बारे में एक प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट। एनीवे जी, आज हम चलते हैं अपने ज़ोडिक साइंस की तरफ, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। अब हम लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी हाई टाइम, जहाँ पे आपको स्टेटस का हाई होना, चीज़ों का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, लेकिन उतना ही डेंजर जोन में बैठे हुए हैं जहाँ पे बात आ जाती है आपके शादीशुदा ज़िंदगी या आपके कोई भी मामला चल रहे हैं किसी भी जगह, इवन आप इंगेज्ड हैं, यहाँ पे आपको लगेगा कि अगला मेरे नर्व्स पे सवार हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। सो बी केयरफुल, अपना एहतियात करना है, गुस्से गिले जज्बात को ठंडा रखना है। शादी मंगनी रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, जिस तरह मैं अभी फिर कहा है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाए, क्योंकि ये वक्त आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है। वो दरार आप खुद डाल लें, वो आपको लगा कि किसी तीसरे की वजह से डल रही है। सो यहाँ पे एहतियात कीजिएगा। बाकी वर्क वाइज अच्छा है, अच्छे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके बिजनेस वगैरह है। फिर आ जाते हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फिर कहूँगी एक नया वक्त है, नई शुरुआत है, बेहतरी है। मगर जहाँ पे फाइनेंसिस की बात आती है, नई चीज़ का बनना और पुरानी चीज़ का ख़त्म होना, वहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। और घर का चेंज हो या प्रॉपर्टी का लेना हो, उधर भी पैसे खर्च करते वक्त सोचिएगा, ये ना हो कि आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे कर दें और बाद में आपको पड़े पछताना। और यहाँ पे किसी किस्म का कोई अदालती कार्रवाई हो या कोई कानूनी कार्रवाई हो, ख्याल रखिएगा, आ सकती है। और जो लोग आपके अपोजिशन में होते हैं, आपके मुखालफिन होते हैं, आप पे केस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। समटाइम्स घरों में भी अदालत लगती है, सही है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको वाकई ही कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, घरों में भी अदालत लगती है, आपको खड़ा कर लिया जाता है कि हाँ भाई बताओ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं सेजिटेरियस बुर्ज कॉस। सेजिटेरियंस एक्सीलेंट टाइम, पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से नए मामला रहेंगे। अगर शादी रिश्ता मंगनी कुछ भी करना है, ज़रूर इस तरफ जाइए, वेरी गुड टाइम। और जो लोग बीमारी में रहते हैं या जिनको पुराने मर्ज रहते हैं, वापस आ सकते हैं। आंखों की एलर्जी हो, कुछ भी हो, आईसाइट का वीक हो ना, हाँ यहाँ पे सेहत गिर सकती है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी, फल आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, बट इट्स ओके, मिल जाएगा, इवेंचुअली मिलना ही है। फिर आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स, वेरी गुड टाइम, हाई टाइम, क्योंकि अब आपके सेकंड हाउस में जुपिटर गया है, ये पैसा देता है, प्रॉपर्टी देता है, नए मामला देता है, एडवेंचर्स देता है, वेरी गुड टाइम। फिर आ जाते हैं एक्वेरियस। फाइनली बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को,
मैं बड़ी देर से बेचारे एक्वेरियस रोल रहे थे भाई। आखिरकार आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी वर्क लाइफ हो, जिस तरह मर्जी के भी आपको हालात मिले, फाइनली इट्स अ बिग बिग रिलीफ, न्यू हैपनिंग्स। और फिर कह रही हूँ कि फाइनली एक नया स्टार्ट है और अब से स्टार्ट है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिलेंगी। Excellent. और लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस आप लोगों के लिए भी बहुत अरसे के बाद एक नया चेंज आ रहा है। इस चेंज को आपने एंजॉय करना है एंड गो विद द फ्लो, आहिस्ता आहिस्ता, चाहे पर्सनल लाइफ हो आपकी, यानी कि शादी, मंगनी, नए रिश्ते, या आप लोगों की वर्क लाइफ हो, आहिस्ता आहिस्ता 21 तारीख से लेकर पूरा अप्रैल, ये तो मैंने एक लमसम बताया है, लेकिन इस हफ्ते में आपको जो नया मामला मिले सोच समझ के फैसले कीजिए, जज्बाती होकर फ़ौरन फैसले नहीं करने, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ मिलेगी। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। My सो pleasure. आने वाला हफ्ता तमाम स्टार्स के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी तरीके से खुशखबरी ही ला रहा है। सो ये गुड न्यूज़ थी। सादिया, थैंक यू सो My मच। pleasure. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे भी सादिया को लूप में लेकर हम प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर फरजीन मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया हमने, जैसे कि मालूम है आपको, सैटरडे के रोज़ भाई हमारी फैमिली मेंबर वीकेंड एट होम की जिस तरह सादिया अरशद है, उसी तरह डॉक्टर फरजीन मलिक भी हैं। सो आज उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग ब्यूटीफुल एज एवर थैंक यू वेरी एंड मच। फ्रेश एज एवर। आप हमेशा तारीफों के इतनी अच्छी बातें करती हैं कि मेरा अद्धा खून जड़ा है और वध जाता है। और आप खुद जो हसीन लग रही हैं उसका कौन वो ठेकेदार? सोच के बताती हूँ, अल्लाह कभी मियां। की है मैंने। अल्लाह मियां इस जुबान जो Right. जो शुक्र करने के काबिल है, शुक्र हर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। Thank you, और आपके आने की खुशी में हम गोश्त को तो डिस्कस कर रहे हैं भाई, गोश्त ही गोश्त बन रहा है। और गोश्त की पोजीशन कहाँ, ओ चखा है भाई मुनीरा ने, ओहो हो मुनीरा जो है तवा चिकन चख रही हैं। और कितने मिनट्स में बन रहा है, जल्दी से बताइएगा। इसको मैंने सुंदर फ्राई कर लिए चिकन हाँ। को, बिल्कुल शैलो फ्राई किया है। और इसके जारे मसाले मैंने मैरिनेट करके और इसको मैंने अच्छी तरह से, इसमें जो मैंने ख़ास एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो मैंने मिर्च यूज़ की है वो यूज़ की है देगी। इसका कलर बहुत अच्छा होता है लेकिन इसका तीखापन इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। तो उसके साथ पूरा मैरिनेट करके इसको मैंने फ्राई करके इसको मैं दम पे रखूँगी, स्मोक दूँगी मैं थोड़ा सा कोयले का। और अब मैं अनारों का जो ड्रिंक है वो बनाने लगी हूँ। और उसके लिए आपको चाहिए कि आप अनार ले लें और अनार को आप हल्का सा पानी इसको ब्लेंड करें और उसमें काला नमक डाल के आप इसको पिए। बहुत अच्छा, और इसके बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और अमेजिंग, मैं आपको ये बता दूं कि अनार तो मार्केट में बहुत इन है, लेकिन ये जो काली क्या कहा है? काला नमक। काला नमक जो है ना, ये गेम ऑन करता है। ओह, आवाज आई पैनल से, आहा की भी ना, आई मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा साइड पे करके अभी दे दीजिएगा। लेकिन मुझे ख़वातीन हज़रात इस वक्त ग्री का फ्रिज नज़र आ रहा है। ख़वातीन हज़रात, आपको ये मैं बताती चलूँ कि जी ग्री के फ्रिज हैज़ बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी, वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट, सो द कंज्यूमर हैज़ मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स। 5-वे इवेपोरेटर है इसका, फास्ट क्विक एंड डीप कूलिंग फ्रीजर कंपार्टमेंट और लो वोल्टेज ऑपरेशन एज लो एज 125 वाट्स। डिजिटल डिस्प्ले है जी, और बहुत सारी ऐसे फीचर्स जो इसको मुनफरिद करते हैं। साथ ही साथ जी मुझे माइक्रोवेव अवन इको स्टार का नज़र आ रहा है। माइक्रोवेव अवन जो इको स्टार का है, कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल, माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम फॉर वेरियस रेसिपीज, और चाइल्ड लॉक है फॉर बेटर सेफ्टी, बच्चों की हिफाजत के लिए, और लार्ज कैपेसिटी ऑफ 30 लीटर्स है। और जो इको स्टार का माइक्रोवेव अवन है उसकी टाइम एंड वेट डीफ्रॉस्ट फॉर एक्यूरेट एंड क्विक डीफ्रॉस्टिंग ऑफ फूड आइटम्स होता है। सो ये तमाम चीज़ें इसको मुनफरिद करती हैं। अच्छा जी, नाउ आज हम डॉक्टर फरजीन से गोश्त की बात करें। डॉक्टर साहब ना, गोश्त की जब हम बात करते हैं तो गोश्त इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन।
तो ये बताइएगा सबसे पहले नाजरीन को कि प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है और मेन सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट इन पाकिस्तान में से। ये आप भूल गई कहना। और जितने आपने फातिहाना तरीके से मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जोर से किया है, जिसका मतलब ये है कि वाकई गोश्त खाएं और तबाही खाएं, है ना। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, गोश्त खोर हैं हम। हाँ, वी लव टू इंडल्ज इन मीट। किसी के घर दावत हो और वहाँ पे गोश्त ना बनाओ और गोश्त के साथ अगर कोई दाल पका ले, सब्जी बनाए, तो कहते हैं यार हाँ खाना ठीक ही था, उन्होंने सब्जी भी रख दी थी। सो ये ट्रेंड जो है ये थोड़ा हमें चेंज करना है। हैविंग सेड दैट, मीट के फ़वाइद भी बहुत हैं। अब आप देखें कि मीट जो है दैट्स हाई इन प्रोटीन। जितने लोगों ने प्रोटीन पे पेप अप करना होता है, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बीमारी के बाद बच्चों की इम्यूनिटी सही करनी है, उनकी ग्रोइंग एज है, आप अगर वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो तो आप प्रोटीन जो है उसको अप कर लेते हो। आपने अगर डाइट कंट्रोल करनी है, एटकिंस डाइट को फॉलो करना है, तो प्रोटीन्स को पेप अप करते हैं। प्रोटीन्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। बिल्कुल सही। आपके मसल में प्रोटीन, आपके नेल्स में प्रोटीन, आपके हर सेल में प्रोटीन इज नेसेसरी। सो इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ कमिंग टू Vital. वाइटल है, बिल्कुल Yes. सही। अब गोश्त की बात करते हैं तो गोश्त की मिकदार कितनी डाइट में होनी चाहिए डेली देखिए, लाइफ में? अबाउट माहिरीन जो हैं वो कहते हैं कि अबाउट 40 to 70 ग्राम्स होनी चाहिए, लेकिन हम उससे बहुत ओवर एंड अबव करते हैं। आई थिंक एक तो क्वालिटी ऑफ गोश्त भी है, ठीक है, उसमें गोश्त में आ जाता है बीफ आता है, व्हील आता है, फिर उसमें मुर्गी आ जाती है, बिल्कुल, फिश देसी आ कुक्कड़ जाती है भाई। मटन आ जाता है, देसी कुक्कड़। हाँ, वो तो मतलब देसी यखनी, हाँ, देसी मुर्गी की कोई Exactly. बीमार हो तो सबसे पहले कहा जाता है मछली है सर्दी में। ठीक है। हाँ। सो इसके अलावा सी फूड में क्रैब्स, श्रिम्प्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो मटन है दैट इज़ वन ऑफ द मीट्स जो कि हम लोग बड़े शौक के साथ खाते हैं, और बीफ भी। लेकिन एट द सेम टाइम संतोष, इसका काफ़ी एविडेंस आया है कि इसकी ज़्यादा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मसलन हार्ट डिजीज़, मसलन यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, मसलन वैसे और सारी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर पकाया जाए तो बहुत ज़्यादा अगर मीट को किडनी का भी पकाया मैंने जाए। सुना है किडनी के लिए Exactly, क्योंकि किडनी इज द वन विच इज एक्सक्रीटिंग ऐसा ही एवरीथिंग। है। तो जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर लोड ज़्यादा डालेंगे तो वो बैठने की तरफ चली जाती है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी गोश्त की मिकदार को, और आई फील कि पाकिस्तानी नेशन जो है इनके लिए मटन लेना हफ्ते, अगर डॉक्टर ने उनको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दिया हुआ है, मटन लेना हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इज ओके। ठीक है। चिकन जो है वो 4 से 5 दफा ले हफ्ते सकते की हैं। बात हम करें, दिन में नहीं बात कर रहे कि हाँ, दिन में please, 3 से हफ्ता, 4 बार, यानी कि 7 दिन। जी ये हम घंटों में के हिसाब से, मैं वैसे क्लियर कर दूं, ये हफ्ते के हिसाब से है, ये दिन के हिसाब से नहीं जी। वाकई वैसे क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी थी, है ना। पता लगता हमारे प्रोग्राम की वजह से लोग 7 दफा गोश्त खा रहे हैं। अच्छा जी। और मुर्गी जो है वो 5 दफा, हद, ये मैं हद लिमिट कैप कर रही हूँ। और उसके बाद फिश जो है वो हफ्ते में 2 से 3 दफा खानी बहुत जरूरी है। एंड आउट ऑफ ऑल दीज मीट्स फिश इज द मोस्ट प्रिफर्ड, यानी कि मछली और सी फूड जो है दैट्स मोस्ट प्रिफर्ड। अच्छा ना, अब आपने फिश की बात की। अब ये आम तासुर है कि जी जो फिश है, मछली है, उसकी तासीर गर्म होती है तो सिर्फ ये सर्दियों में खानी है। और हमने अक्सर देखे हैं दुकानें होती हैं जो बेच रही होती हैं, वो सीजन के सीजन ओपन होती हैं, 6-6 महीने बिजनेस करके 6 महीने बंद। तो डॉक्टर साहब, बस गर्मियों में भी मछली खाई जा सकती है कि नहीं, या सिर्फ ये सर्दियों की सौगात है? एक्चुअली आप देखें यूनाइटेड एमिरेट्स वगैरह सब जगह ऑल ईयर राउंड ही मछली खाई जाती है। हम लोगों के यहाँ ये ट्रेंड है कि हम लोग ऑफ कर देते हैं। अब जब मिल ही नहीं रही मछली तो खाएंगे कहाँ से। लेकिन अगर हम उसको अपनी डाइट में, बैलेंस डाइट में शामिल करें तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इन महीनों में मछली जो है उसकी जो है बॉयकॉट कर दें और बाकी महीनों में जो है वो फिर उस पर खूब एक्सीलरेटर दबा दें। बिल्कुल सही। इट इज़ सपोज टू बी अ बैलेंस डाइट आपकी जो है। हाँ, लेकिन ले फ्रेश मछली, कोशिश ये करें ना। फ्रोज़न कोई भी चीज़, हमें क्या पता फ्रोज़न कितनी देर की फ्रोज़न है और उसकी अफादियत फिर क्या रहती है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि फ्रेश चीज़ जो है वो खाई जाए, उसी का ही बेहतरीन फ़ायदा है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो। अच्छा, मछली अमूमन जो लोग रात को खाते हैं, फिर पानी की इनटेक नहीं करते, वो खा के तो बस, फिर हमारे यहाँ तो होता है खाना खाया बल्कि बेड पे बैठ के खाना खाए और इधर ही सो गए ना, वॉक है, विच इज़ सो बैड। किडनीज के लिए ये कितना डिजास्ट्रस खुदा न खास्ता हो सकता है कि हम मछली रात को ले रहे हैं और उसके बाद पानी भी नहीं पी रहे और वॉक भी नहीं कर रहे और डायरेक्ट बस जी टीवी देख के हम सो गए। सो फॉर किडनी पेशेंट्स वो ये कितना ज़रूरी है कि पानी की इनटेक बैलेंस करें। नॉट जस्ट फॉर किडनी पेशेंट्स, इट्स फॉर एवरीवन। ठीक है। अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं, गोश्त हो या जो भी हो, तो आपने उसके साथ पानी थोड़ा बहुत पीना है। और सोने से पहले 2 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले अपना खाने की दुकान को क्लोज कर दें प्लीज़। क्योंकि आप चाहे कोई
हल्की ग़िज़ा भी खा रहे हो, वो फिर भी आपके ऑब्वियसली जब आप लेटते हो तो आपके मैदे की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो सारा कुछ, एक तो रिफ्लक्स प्रॉब्लम, एक जो भी आप किडनी की बात करी थी कि जो लोग गोश्त ज़्यादा लेते हैं और किडनी पेशेंट्स होते हैं, किडनी पेशेंट्स पे तो गोश्त रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल ऐसा ही, रेड मीट तो उनको बिल्कुल बंद होता मना है, है। उनको सिर्फ वाइट मीट देते हैं जिसमें मुर्गी की ब्रेस्ट पीस होता है, उसके अलावा फिश वगैरह होती है, ये अलाउड होता है, और वो भी डॉक्टर उनको बताता है कि आप कितनी ले सकते हैं क्रिएटिनिन और यूरिया देखने के बाद। तो जो भी लोग हैं जो गोश्त खाते हैं कुछ, उसके बाद आधे घंटे बाद 1 से 2 ग्लास पानी के जरूर पिएं। बिल्कुल और सही। अगर वो नहीं पी रहे तो कावा पिएं। अभी ये जैसे बना रही हैं अनार का जूस, तो इनको पता है कि गोश्त के साथ, आप देखें हमारे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, पेशावर वगैरह में जूस बहुत यूज करते हैं और गोश्त खाते हैं, तो वो कितनी उनकी रंग सुर्खो सफेद और कितने वो कावा पी रहे होते हैं। सो उन्होंने गोश्त लिया और उसके साथ पानी का फिर इस्तेमाल किया। चाय नहीं मैंने कही, कॉफी नहीं मैंने कही, मैंने बात की है कावे की और मैंने बात की है जूसेस। और अब तो इतनी ग्रीन टीज डिफरेंट किस्म की आ गई हैं, कावा हाँ, जो है, herbal उसकी teas। हर्बल टीज इतनी सारी है कि आप तो एक्चुअली एंजॉय, लेमन ग्रास और उफ अल्लाह भाई, एक जगह है लाहौर में अब मार्केटिंग हो जाएगी, वो बड़ी अच्छी जगह है, मैं आपको हिंट दूंगी, नहीं अब हिंट भी नहीं दे सकते कहाँ से मिलती है, वो इतनी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, इतनी ऑथेंटिक डॉक्टर साहिबा मिलती है, एंड दैट्स अ ठेला टाइप, और लिटरली गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियों पे गाड़ियों का रश उधर होता है। किसी को फायदा है तो ये रश होता है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें आप लोग इनकॉर्पोरेट करें। फिर मीट की जाति पे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मीट की जाति, एक तो ये है कि जब आपने मीट ज्यादा खाना है, या जैसे शादी पे आप गए हैं, दावत पे गए हैं, तो पहले ही पानी और उसके अंदर थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डाल के उसको घोल के पी लें, ठीक है। उससे ये होएगा कि एक तो आप कम खाएंगे, दूसरा जो गोश्त का एसिडिक नेचर है वो आपके स्टमक के ऊपर कम एक्ट करेगा। तो लेकिन हम तो जाते ही शादियों और दावतों पे गोश्त खाने, तो क्यों कम खाएं हम, ये भी तो हमारा मसला ये बात तो है, लेकिन अब हमने थोड़ा कम खाना है ना, ये बताएं लोगों को, एट द एंड ऑफ द डे गुर्दे और दिल तो हमारा अपना ही है ना। हमारे यहाँ जब रिश्ते के लिए जाते हैं लड़के वाले, हाँ। तो जब तक गोश्त की 4-5 आइटम्स ना हो, रिश्ता ही नहीं आगे के प्रोसेस पे होता, और अप्रूव ही नहीं होता कि जी लड़की की माँ ने तो बिरयानी में गोश्त नहीं डाला, चिकन फ्राई नहीं किया। ये हकीकत है हमारे यहाँ ये। और अच्छा जी कोई मेहमान आए तो अगर दाल बना दो तो ऐसे जैसे कोई गुनाह कर बैठे हैं, ये कि बात दाल है क्यों वैसे, बने, हाँ। एंड इट इज सो बैड कि हालांकि अदरवाइज देखा जाए तो दाल इज आल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑफ कोर्स दाल इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जो लोबिया वगैरह है, इसी तरह जो एग्स हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। बट वी आर सो मच स्टक विद मीट कि गोश्त गोश्त गोश्त। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब एक और पे बिफोर क्विकली वी वाइंड अप एज वेल, टाइम है, लेकिन मछली की हम बात करें, एक आम तासुर ये है कि जी मछली खाने के बाद दूध नहीं आप पी सकते, क्योंकि अगर आपने दूध पिया तो खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती है, वो आपको हो जाएगी। इज इट अ मिथ या इसमें रियलिटी है? देखिए चाहे मिथ्स जितनी मर्जी हो, ठीक है, मैं जो हूँ ना, मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हमारे आबाओ अजदाद ने हमें कही है ना, उनमें कोई ना कोई सच्चाई होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब किसी ने ये डंडा मार के तो कहा नहीं कि आपने ज़रूरी को जिद लगा के फिश के साथ दूध पीनी है। अगर वाकई कोई है तो आप उसको घंटा स्पेस आउट कर लें। वैसे इवन मुनीरा कैन टेल यू कि बहुत सारी रेसिपीज़ में भी दूध और दही और इसकी फ़िश का यूज़ होता है। सो इसलिए साइंटिफिक व्यू इसका कोई नहीं है, बट आई स्टिल फील कि अगर आप अपने आबाओ अजदाद की बात को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ऑनर करना चाहते हैं, कहते हैं ख़ास किस्म की कोई मछली होती है, वो पता नहीं ख़ास कौन सी है, बिल्कुल। तो इसलिए उसमें यह है कि फिर आप थोड़ा सा गैप डालें। पहली तो बात ये कि मछली बजाते खुद इतनी हैवी प्रोटीन का सोर्स, उसके फौरन बाद दूध क्यों पीना है? हाँ। वैसे आगे पीछे दूध हम पीते नहीं, हाँ। हिचकिचाते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये मिथ बड़ा जरूरी है जानना। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा ना, बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में, मेरा खास एम्फोसिस बच्चों के ऊपर ज्यादा होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। ग्रोइंग एज में है तो मीट का कितना इस्तेमाल उनका ज्यादा होना चाहिए और किस किस तरीके से हम उनको देखिए, कर सकते इट ऑल कम्स टू बर्निंग, कि बच्चे बर्न कितना करें। जैसे आप कह रही थी कि आप अनुषे को बाहर निकाल देती हो, कहती हो जाओ जाके खेलो और एक्टिविटी करके आओ, ऐसे बच्चों की प्रोटीन हम ज्यादा दे सकते हैं। उनको पानी भी हम ज्यादा देंगे ताकि उनकी वॉश आउट हो। ग्रोइंग टाइम है, उनको सब चीज़ें चाहिए ताकि वो हेल्दी तरीके से ग्रो करें। अब जैसे उस दिन हम ये बात भी कर रहे थे कि बच्चों में ग्रोइंग पेन्स शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप उनको सही उस टाइम पे, कैल्शियम का चैलेंज है ना, तो अगर आप उनको दूध सही तरीके से दे रहे हो, गोश्त दे रहे हो, गोश्त के अंदर जिंक होता है, गोश्त के अंदर विटामिन B12 होती है जो बहुत नेसेसरी है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन के लिए। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। जब आप आयरन होती है, जब आप ये चीजें दे रहे हो बच्चे को, तो ऑब्वियसली उसकी जो है नशोनुमा बेहतर होगी। अगेन कितना देना है? अब माएँ नगेट्स भी दे रही हैं, माएँ उसको डिफरेंट फॉर्म्स में भी दे रही हैं, बर्गर पैटीज और बिल्कुल। आई वुड सजेस्ट
कि आप दें, घर में बनाएं, अपने सामने उसको बनाएं, फ्रोज़न ज़्यादा ना करें, हफ्ता फ्रीज़ कर लिया। और उसके अलावा उनको सूप्स दें इस दफ़ा, जैसे अभी आपने यखनी की बात की जी, थी, देसी मुर्गी की जो सो गुड डॉक्टर देसी। साहब देसी मुर्गी का, सॉरी मैं बात इंटरप्ट करूं, फिर आप इंडोर्स कीजिएगा, ये बताइएगा देसी मुर्गी की यखनी में कितनी तासीर होती है बीमार पेशेंट्स को, और जितनी इट्स वेरी हैं गुड। जिनके बच्चे अगर पैदा- डॉक्टर ने आपको प्रोटीन इंटेक से कम नहीं किया, मना नहीं किया, तो देसी मुर्गी की सूप इज़ वेरी नाइस। एंड दैट यखनी, आपको पता है लोग तो कहते हैं जब कोई ओ जी देसी चूचे दी यखनी पी लो, बेचारे चूसे दी एवं जान अजाब दे विच आ जाती है। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। बल्कि उसमें लोग पुलाव और ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जो कि ज़रा अच्छी न्यूट्रिशियस हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब मेरा परेशानी ये कि तवा चिकन के लिए तो मैंने कुलचे मंगवाए थे, तो आपने कहा है कि हफ्ते में, तो मैं तो 10 दफ़ा तो वैसे खा चुकी, हफ्ते का एंड है, अब क्या करें, खाया जाए कि हफ्ते नहीं? का एंड है जी, समझे आप, सारा कुछ वॉशिंग मशीन में पड़ गया, अब खा जाए। लो जी, फिर तो 2-3 तो इधर ही तवे चिकन खाए जाएंगे। क्योंकि इसके मुनीरा के खाने इतने मजे के होते हैं ना। लेकिन चिकन तो है ना, हाँ, तो फिर क्या करे बंदा। तो सालन भी खा सकते हैं, ग्रेवी वाला बन पता रहा है ना? है मुनीरा gravy भी आप ऑलवेज बना मेक सकते श्योर हैं दैट इसके शी मेक सैलेड एंड रायता विद एवरीथिंग। अब आज मुझे नहीं पता इसने बताया है कि नहीं। मैंने डाइट कॉन्शियस के लिए पूरा एक प्लेटर तैयार किया There है। you चाहे go, चिकन told ले, you. इसमें हाँ। मैंने ब्रिंजल किया है साथ में, थोड़ा सा सोक करके, हाय जो हाय। डाइट कॉन्शियस है। आपको पता है कि हमारे इस कोविड के दौर में बहुत सारे लोग वेट कॉन्शियस हो चुके हुए हैं, और हमें प्रोटीन तो थोड़ी सी लेनी चाहिए। और जो कि अभी आपने बात की कैल्शियम की, तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि लड़कियों को कैल्शिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सबसे पहले कैल्शियम ही खाना छोड़ते हैं हाँ। और प्रोटीन से लेना छोड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि अपनी डाइट में ये दो चीज़ें कभी भी ना छोड़ें, बहुत ज़रूरी क्योंकि है। ये दोनों चीज़ों से ही आपकी लाइफ का एक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। अच्छा, आप दिखा रही थी ये प्लेटर जो है, मेरी शक्ल बन रही थी, शक्ल लोग कह रहे हैं कि क्यों बन रही थी, वो मुझे सिर्फ टमाटर नजर आ रहे हैं ना, तो फिर टमाटर नहीं, और- टमाटर के तो फूल है, गाजर है, मूली है, खीरा है, साथ में जज्बाती yogurt है, point है onions टमाटर। हैं, साथ में ब्रिंजल है, पूरे वेजिटेबल्स है, साथ में चिकन के थोड़े पोर्शन ये मुझे पता है सुंदर को वैसे टमाटर नहीं पसंद, लेकिन सैलेड शी हैज अ लॉट। Yes, सिरका हो रिमेंबर हम जाए। रेसिपीज शेयर करते हैं है ना? सैलेड की। सिरका हो जाए, हाँ, थोड़ा सा नमक हो हाँ। जाए, थोड़ा सा मेरे लिए है, नमक पैक। बहुत थोड़ा। नमक बहुत नहीं, अभी थोड़ा इस उम्र में थोड़ा सा है, इतना जी, इस इससे उम्र में नहीं बेटे, इस उम्र में नमक कम करना है, और नहीं, मेरी उम्र अभी 20 से अभी कोई घंटा बस इसमें ऊपर भी ही है। कम करना है। थैंक यू सो मच, Thank you so बहुत much, शुक्रिया, जी। हंसती मुस्कुराती रहे डॉक्टर साहिबा। तो सेम टू यू एंड ऑल आवर व्यूअर्स। बिल्कुल, आप आती हैं तो वैसे ही आधे लोग जो है ना इसी तरह ही सही हो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप खुद बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच जी। और ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद डॉक्टर इमरान ज़िया साहब से मुलाकात होगी। हम दांतों के हिफाजत और दांतों की जो ओरल हाइजीन है उसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, जल्दी से आप लोगों के नाम शामिल करूंगी पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक के ऊपर पेज पे। हम वीडियो टीज़र प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले दे देते हैं, आप अब भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं नाम और कमेंट्स पोस्ट करके। जी, नूरुल सुबह हैं, नादिया शाह हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हैं, मिर्ज़ा लियाकत हैं, हलीमा सादिया हैं, असद शबीर हैं, इट्स शहज़ादी हैं, गुलनाज हैं। प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, आप सबको सलाम, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। और बाकी नाम जो हैं नेक्स्ट सेगमेंट में शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो वीडियो टीज़र था, हमने आपको बताया कि आज हम डेंटल हाइजीन के हवाले से बात करेंगे। सो दांतों की हिफाजत कितनी ज़रूरी है, और अगर ना हम उसकी हिफाजत करें तो किस तरीके से जो है हमें प्रॉब्लम्स और मज़ीद डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ये सब जानेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया, जो डेंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन है और डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। नाउ डॉक्टर साहब, दांत मुझे ऐसा लगता है कि अगर दांत ना किसी के अच्छे हों या हिफाजत ना आप करें तो सारी शख्सियत की जो अक्कासी है ना वो दांत करते हैं। तो अगर आपकी दांत नहीं अच्छे हैं तो वो ओवरऑल आपकी मेंटेनेंस बता रहे हैं कि आप अपने पे कितनी तवज्जो देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि दांत सिर्फ खाना चबाने के लिए हैं। बिल्कुल। दांत एक मुकम्मल शख्सियत के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपके दांत बदनुमा होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे या कुछ उनमें से एक दो मिसिंग होंगे तो आपकी बात को कोई गौर से सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल। देखने का दिल नहीं चाहेगा। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तब भी आपके पास बैठना कोई पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं
जिसके प्रोनाउंस करने के लिए दांत हमारे ज़रूरी हैं। ज़ुबान की नोक टकराती है तो उन अल्फाज की अदायगी सही तरीके से होती है। बिल्कुल तो दांत ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं दांतों की कैसे हिफाजत, ओरल हाइजीन की जब हम बात करते हैं, एक आम शख्स जो है वो किस तरीके से दांतों की घर बैठे हिफाजत कर सकता है? इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो दांतों की सफाई करना ऑब्वियसली, दूसरा सही वक्त पे करना, ठीक है। सही तरीके से करना, और उन तमाम ग़िज़ाओं से दूर रहना जो दांतों के नुकसानदेह हैं। जो नुकसानदेह खुराक है वो मीठा है, और ऐसी जो चीज़ें चिपकी रह जाती हैं वो, और ऑब्वियसली अगर आप सेहतमंद ग़िज़ा खा के भी अगर दांत साफ़ नहीं करेंगे तो आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल से। अब जिस तरह नाश्ते से पहले तो दांत ब्रश किए, लेकिन नाश्ते के बाद भी करने चाहिए कि नहीं? क्योंकि कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि वो कहती हैं कि जी नाश्ते से पहले करें, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि जी नाश्ते के बाद भी करने चाहिए। अब यहीं पे बात पकड़ी गई है कि नाश्ते से पहले, नाश्ते से पहले का फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो तब है नाश्ते के बाद और लंच से पहले जो 5-6 घंटे हैं उसमें आप दांत साफ़ करें। नाश्ते के बाद दांत साफ़ करके जाएं ताकि लंच तक आपका मुंह साफ़ रहे। तो डॉक्टर साहब, लेकिन सुबह उठते साथ जिस तरह लोग घर बैठे हैं तो वो जाहिर बात है सुबह उठते साथ कुरली करेंगे ताकि एक ज़रा फ्रेशनेस आ जाए, मुंह हाथ धोएं, तो कुरली कर लें, उसके बाद नाश्ता करें और उसके बाद नाश्ता दांत करें। ब्रश करें। अब जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रात को सोने से पहले ब्रश करें, क्योंकि दिन में तो आप खाते पीते रहते हैं, चाय पानी पेप्सी पी लिया, मुंह साफ़ हो गया। अब रात को आपने खाना खा के जब थोड़ी बहुत फूड मुंह में रह गई और उसी के साथ सो गए बगैर ब्रश किए, तो वो सारी रात वो जो बैक्टीरिया बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं थूक के साथ, वो सुबह उठ के काम ख़राब करते हैं। अगर रात को ब्रश करें तो सुबह उठ के आपने जो कहा ना कुल्ली, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भी नहीं पड़ेगी, नहीं बिल्कुल क्योंकि आप फ्रेश उठेंगे, आप फ्रेश उठेंगे। और हम लोग रात को ही सोने से पहले दांत ब्रश करना अवॉइड करते हैं, और बच्चों को जो आदत ये नहीं डालते, बच्चों के भी फिर दांत टेढ़े मेढ़े और अजीब से वो हालात दांतों के होते मेरे हैं। पास बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं जी हम तो दिन में 3 दफ़ा ब्रश करते हैं लेकिन दांत हमारे ख़राब हैं। वो क्या कि रात को नहीं करते। रात को नहीं करते, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ दिस इज, लोगों को लगेगा कि दांत ब्रश करना तो बड़ा आसान होता है, इसका भी एक तरीका होता है। दांत ब्रश करने का सही तरीका क्या है? कितने मिनट्स जो है ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए? एक सादा सी बात है कि दांत हमारे यूं हैं, लंबाई के रुख हैं, हम लोग यूं करते हैं ऐसे। अब वो जो प्लाक है, जो फूड पार्टिकल अगर आप यूं हॉरिजॉन्टली करेंगे तो वो तो और आगे फंस जाएगी, वर्टिकल करेंगे तो दांत साफ होंगे। बिल्कुल सही। और कितने मिनट्स के लिए? 2 मिनट बस। लोग लगे होते हैं, उनको उबकाई आ रही होती हैं, झाग बना रहे होते हैं टूथपेस्ट का, उसका कतन कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक सही है बेकार जिसको कहते हैं एफर्ट, फ्रूटलेस एफर्ट। यानी आपने अगर दांत ब्रश करने तो 2 मिनट, और इस तरह इस पोजीशन में करने हैं, ऊपर नीचे, ये लेफ्ट राइट नहीं करने, क्योंकि वही डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लाक होती है तो वो तो उधर की उधर ही टिकी रहेगी। और गुलाई में करें ताकि जहाँ पे मसूड़े और दांत मिल रहे हैं वो जगह भी साफ़ हो जाए। ओके, बिल्कुल सही। ना डॉक्टर साहब, अब मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके मुंह से बदबू भी आती है ना, वो बदबू जो है उसकी क्या कॉजेज़ हैं और किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुंह से बदबू आने की बहुत सी वजह हैं। सबसे पहली बात कि सही तरीके से ब्रश ना करना और सही वक्त पे ब्रश ना करना। दूसरे, जिन लोगों का मुंह खुश्क रहता है उसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, जिसमें उनके मुंह में थूक नहीं बनता या वो ज़्यादा बोलते हैं टीचिंग प्रोफेशन में या कुछ और, तो जब वो ज़्यादा मुंह खुश्क रहेगा मुंह से बदबू आएगी। उसके अलावा कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, पान गुटखा छालिया, उनके मुंह से बदबू आती है। कुछ लोग हैं जिनके मसूड़े हर वक्त ब्लीड करते रहते हैं और उसके ऊपर वो तवज्जो नहीं देते, तो जो मसूड़ों का खून है वो मुंह में रहता है उसकी स्मेल आती है। बिल्कुल सही। सो ये तमाम चीज़ों इसकी रीजंस हैं ये, और इनके इलाज ये हैं कि आप अपने साल में 2 बार हर 6 माह के बाद अपने डेंटिस्ट से मिलें। ठीक है। अपने मसूड़ों की सफाई करवाएं, कोई उसके ऊपर दाग वाग जमे हुए दांतों के ऊपर वो साफ़ करवाएं, कोई प्लाक जमी हुई है, कैलकुलस स्टार्टर जमा हुआ है उसकी सफाई करवाएं, ताकि एक सेहतमंद मुंह आपका हो। मुंह एक ऐसा चैनल है कि अगर यहीं पे जरासीम शुरू हो जाएंगे और आप खुराक के साथ वही आगे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल, तो आप खुद इमेजिन करें कि आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ना आपने बात की डेंटिस्ट को विजिट करें। डेंटिस्ट के पास एक आम शख्स जिसको नहीं कोई प्रॉब्लम है उसको भी विजिट करना चाहिए, और साल में कितनी बार विजिट करना चाहिए? एग्जैक्टली क्या वो अगर वो बिल्कुल सही है तो वो ख़राब होने का इंतज़ार करेगा? हर 6 माह के बाद जाएं, अगर कुछ भी नहीं है तो डॉक्टर आपको क्लियर कर देगा। ये WHO की तरफ से रिकमेंडेशन है कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो। बिल्कुल सही। ओरल हेल्थ, ना ओरल हेल्थ की बात करें तो ओरल हेल्थ के क्या डूज एंड डोंट्स हैं? ओरल हेल्थ कलेक्टिवली उन तमाम ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना जो सेहतमंद हैं, उन तमाम ग़िज़ाओं से बचना जो नुकसानदेह हैं, जैसे नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, आलू चावल, ये तरह की चीज़ें खा के ब्रश ना करना, ये, और बहुत सी आदतें ऐसी जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उनसे बचना। वो आते ये हैं कि नेल बाइटिंग,
काम करते हुए मुंह में पेन रख लेना, ये वर्टिकल क्रैक्स डालता है और फिर नेल जब बाइटिंग होती है तो जरासीम जो अलग है वो अलग से मुंह में जाते हैं। तो ओरल हेल्थ कलेक्टिवली इन तमाम चीज़ों को डूज एंड डोंट्स पे मुश्तमिल है। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर लोग डॉक्टर साहब घर के टोटके इस्तेमाल करते हैं दांतों को साफ़ सुथरा रखने के लिए। मैंने अक्सर ये भी सुना है कि लोग ये करते हैं कि नमक और सोडा मिक्स करके दांतों पे लगा रहे होते हैं कि दांत चमकदार होंगे। नाउ ऑब्वियसली फ़ायदे भी नज़र आते हैं, लेकिन उसके नुकसानात लॉन्ग टर्म में कितने होते हैं और क्या ये करना चाहिए अमल या सिर्फ डेंटिस्ट ही के पास जाना चाहिए? कुछ टोटके वाकई मुनासिब हैं, लाइक नीम गर्म पानी में नमक थोड़ा सा डाल के उसे कुल्लियाँ करना, ये सेहतमंद है। लेकिन कुछ इतने रेडिकुलस और मज़ा का खेज़ हैं कि वो रुमाल डाला, दांत खींच के निकाल दिया, ज़रा सा हिल रहा है, कॉटन पकड़ी, ऐसा होता है हमारे पास लोग आते हैं जी को मेरा हिल रहा सी जी, तो मैं वो कैंची पाके ना काट देता है, दांत ही निकाल दिया जी, दांत निकाल दिया। उन्होंने कहा कि डेंटिस्ट के पास जाने से बेहतर है 2000 रुपये 1000 रुपये देंगे, कैंची से या नेल कटर से वो दांतों को हिला के जुल्म है। कोयले की राख भी यूज करते हैं लोग। जी, कोयले की वो क्या है उसका? कोयले की राख या बादाम के छिलके जला के पीस के उससे दांत को साफ, उससे क्या रगड़, जैसे बर्तन को अब रगड़ते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि दांत तो चमक गए, दाग भी उतर गए, लेकिन दांतों की जो पहली लेयर एनामल है वो तो गई। वो जब एनामल गया नीचे डेंटिन आ गई, वो आप मुंह से भी सांस लेते ठंडा लगता है, पानी पीते भी ठंडा लगता है, चाय गर्म लगती है, चॉकलेट मीठा लगता है, और आप बस देखते हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एनामल वापस आता है खुद हील अप, यानी जो आम एक दफ़ा उतर गया तो गया, गॉन फॉर वंस एंड एवर गॉन। फिर वो आप भी नहीं इलाज कर सकते। नहीं, उसका फिर है इलाज तो है, लेकिन वो फिर मसनूईपन में आ गया ना, फिर इतना महंगा होगा इलाज डॉक्टर साहब। वेनियर्स किए, कवर किया, क्राउन किया और ट्रीटमेंट्स की, तो असली तो गया, दोबारा नहीं आता। डॉक्टर साहब, एक आम तासुर है कि जो डेंटिस्ट के पास जब नॉर्मल भी रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। स्केलिंग वगैरह जो करवानी होती है, क्या आम हालत में भी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? अगर मेरे दांत ठीक है, मुझे कोई खुदा ना खास्ता कंप्लेन नहीं है, तो क्या स्केलिंग फिर भी करवानी चाहिए मुझे? साल में 2 दफ़ा जाएं, नहीं करवानी पड़ेगी, होगी ज़रूरी होगी तो डेंटिस्ट आपको बता देगा, वो काम हमें नहीं करेगा। और हमेशा क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है, जो कि PMDC से रजिस्टर्ड हो या PMC से रजिस्टर्ड हो। ये जो आम अताई या कोएक्स हैं, ये दांतों को ख़राब करते हैं। बिल्कुल सही। उनके बाद स्केलिंग करवाएं तो ठंडा गर्म लगता है उनको। बिल्कुल सही। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप। डॉक्टर साहब, दांतों की जो सेहत है वो बाकी आपकी ओवरऑल जो सेहत है वो कितने, उस पर कितना मुतासर होता है कि अगर आप दांत ही नहीं आपके ठीक है तो ओवरऑल आपके ऊपर कितना उसका मनफी असर होगा? मैं शॉर्टली आपको बताऊं कि अगर आपके दांत ठीक नहीं है, उससे डायबिटीज़ हो सकती है, उससे कार्डियक इश्यूज़ हो सकते हैं, उससे जोड़ों के मर्ज हो सकते हैं, उससे प्रेगनेंसी में इश्यूज़ हो सकते हैं, आने वाले बेबी का लो बर्थ वेट हो सकता है, स्टिल बर्थ आ सकती है, एबॉर्शन हो सकती है। खुदा न खास्ता। ये ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि ये दांतों को इग्नोर करने से होते हैं। दांतों को इग्नोर करने से आप देखें, और दांत हम फॉर ग्रांटेड लिए होते हैं, दांत तो लगे हुए हैं, ब्रश किया एंड दैट इज़ इट, लेकिन ये नहीं, आपको दांतों को एक प्रॉपर तरीके से उनका ख्याल रखना होता है, केयर करनी होती है। डॉक्टर साहब, कोई टिप्स देना चाहें क्विकली जितने व्यूअर्स हैं कि दांतों का कैसे ख्याल रखें घर बैठे? दांतों का ख्याल ये रखें कि आप चाहे दिन में एक बार ब्रश कर लें, रात को सोने से पहले ब्रश कर लें। तमाम ऐसी एग्जाम जो चिपकी रह जाती है उनसे परहेज़ करें। हेल्दी डाइट खाएं, फाइबर डाइट खाएं, जिसमें दांतों की एक्सरसाइज होती है, उनको वो यूज़ होते हैं। बजाय सॉफ्ट ड्रिंक पीने के आप उन्हीं फलों को खाएं। बिल्कुल सही। आप कॉर्नफ्लेक्स खाने के बजाय मकई का सिट्टे चबाएं, आप रॉ पीने के बजाय गंडेरियाँ चबाएं, ताकि आपके जॉ के एक्सरसाइज हो, दांत आपके साफ रहें, आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता रहे। जितना सलाइवा या थूक कम बनेगा उतनी मुंह में बदबू आएगी, और ड्राई माउथ बहुत सी दांतों और मसूड़ों की बीमारियों को एक उनकी वजह बनती है। बिल्कुल। और वो तो सोडा और ये फिजी ड्रिंक्स तो वैसे ही एसिडिक कर देते हैं आपके दांतों को, एसिडिक करते हैं, खराब तबाह और ये भी दांतों के एनामल को कम करने की एक वजह है, ये सोडा ड्रिंक्स जो हैं। बिल्कुल सही। तो इनका इस्तेमाल कम से कम, एंड स्टे क्लोज टू नेचर, फ्रेश चीज़ें खाएं, फलों के जूस का और फलों का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई वांटेड कि हम जो दांतों का जो शोबा है वो इतना वास्ट है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि जनरल हम एक डिस्कशन करें। आगे इंशाल्लाह जब डॉक्टर साहब को बुलाएंगे तो फिर हम मखसूस टॉपिक्स को भी चूज़ करेंगे, लेकिन आज हमने कहा कि ओवरऑल डेंटल हाइजीन के बारे में बात कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। फैज़ अहमद फैज़ साहब की आज बरसी है, उनको आज हम याद करेंगे, कुछ दिल की बातें शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम,
जी, खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात वीकेंड एट होम और प्रोग्राम के आगाज़ में और शुरू में पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर हमने वीडियो टीज़र जो शेयर किया उसमें बताया कि आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल फैज़ अहमद फैज़ साहब, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज की इस ख़ास नशिस्त का एहतमाम किया गया है। ख़वातीन हज़रात, मैं क्या कि मैं फैज़ साहब के बारे में उनका ज़िक्र करूँ। फैज़ अहमद फैज़ साहब की जब हम बात करते हैं तो फैज़ साहब सिर्फ़ एक शायर नहीं बल्कि एक दौर का नाम है। उर्दू अदब की तारीख़ फ़ैज़ अहमद फैज़ साहब के ज़िक्र के बग़ैर नामुकम्मल है। फैज़ साहब का एक ख़ास अंदाज़ बयां जिसमें फ़लसफ़ा भी, जिसमें इनकलाब भी और रोमानियत भी, और बड़े कम ऐसे शोरा के जिन की लिखाई में जिनके पास ये हुनर अल्लाह ताला ने अता किया कि ये तमाम चीज़ों का एक ऐसा खूबसूरत इम्तज़ाज था कि फैज़ साहब को पाको हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत मिली। फैज़ साहब के कलाम के तर्जुमे किए गए, ट्रांसलेशंस की गई, बहुत सारी किताबें उन पर लिखी गईं और फैज़ साहब को बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। फैज़ साहब की शायरी को समझना, मैं इस पे अगर मुझे इस्लाह की ज़रूरत हुई तो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे मेरी इस्लाह ज़रूर करेंगे कि फैज़ साहब की शायरी को समझना भी एक आर्ट रहा है, क्योंकि फैज़ साहब की शायरी में उम्मीद नज़र आती है। उम्मीद का जो पैगाम है वो हमेशा आखिरी कलाम में हुआ करता था। फैज़ साहब की शायरी रोशनी, उम्मीद, गाइडेंस और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे पैगामात देती है जो आज की दौर की ज़रूरत है। इन तमाम बातों को समझने के लिए, फैज़ साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और मेरी जो पहली मुअज़्ज़ज़ मेहमान है अब मुनीज़ा हाशमी साहिबा। अब मैं ये कार्ड देख के नीज़ू आपा, आप अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। मुनीज़ा हाशमी साहिबा फैज़ अहमद फैज़ साहब की साहबजादी, और मुनीज़ा हाशमी साहिबा इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सनस। ख़वातीन हज़रात, मुझे आज भी वो दौर याद है कि मुनीज़ा हाशमी साहिबा जब GMPTV लाहौर सेंटर थी, डायरेक्टर प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के तौर पे रिटायर हुई, लेकिन जब GMPTV थी तो मुझे आज भी याद है कि मैं 9th क्लास में O लेवल्स कर रही थी और गलियाँ वीरान हो जाती थी। इनका एक रोब, इनका एक ऐसा दबदबा, और अल्लाह ताला ने इन पे ख़ास करम किया कि वालिद साहब की लेगेसी को लेकर बढ़ी, लेकिन अपनी एक इनफरादी पहचान बनाई और बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया इनको। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं हमारी अपनी मुनीज़ा हाशमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कांप रही हूँ, क्या करूँ मैं? अब मैं तो कार्ड्स भी थर थर पसीने भी आ रहे हैं, क्या करूँ? मुझे ये सुन के अजीब सी हैरानी सी होती है कि शायद मेरा ऐसा एक रोब और दबदबा था ज़रूर, लेकिन वो शायद मेरे एक अंदर से कुछ है। नो बट यू हैड ए लीडरशिप क्वालिटी जो कि जिस पे हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बड़ी गहरी वाबस्तगी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को बनाने वालों में से, बहुत सारे लोगों को स्टार्स बनाने वालों में से, और नईम ताहिर साहब का मैं क्या तारुफ ख़वातीनो हज़रात कराऊँ, क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है। हमारे मेंटोर हैं, हमारे तो टीचर हैं, एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया, और फैज़ साहब के साथ इनकी बड़ी गहरी वाबस्तगी और एसोसिएशन रही। सो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सुंदर, बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब को तो हमेशा याद करते रहना चाहिए था। चलिए, आज आपने किया, ये भी बहुत अच्छा किया। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर कि आप आए, तशरीफ़ लाए, और फैज़ साहब के कलाम को पेश करने के लिए बड़ी खूबसूरत आवाज़ ख़वातीनो ज़ात हुमैरा चन्ना जी को तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है कि इनको शायद ऑर्केस्ट्रा की भी नहीं ज़रूरत है। सच अ पावरफुल वॉइस, सच अ प्योर वॉइस। हुमैरा चन्ना जी को बहुत सारे एजाज़ात से भी हुकूमती सतह पे नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आज इतने अच्छे दिन आपने मुझे याद किया कि मुनीज़ा आपा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, नईम ताहिर साहब तशरीफ़ फरमा है, और फैज़ साहब के हवाले से आज हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया, PTV का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीनो ज़ात, फैज़ अहमद फैज़ साहब का जिक्र होगा, उनको याद किया जाएगा। उनकी कुछ यादें शेयर करते हैं और फिर वापस आते हैं। जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी। हम जब आप जैसे थे तो हमें अब्बा ने स्कूल नहीं भेजा था। अब्बा ने कहा था कि पहले तो कुरान शरीफ हिफ्ज़ करो, यानी ज़ुबानी याद करो,
और उसके बाद मस्जिद में जाके पढ़ो, और फिर जब फारसी और उर्दू और थोड़ी बहुत अरबी पढ़ लोगे, उसके बाद आपको स्कूल में भेजेंगे। पहले ये शायरी हमने की जब हम 7वीं जमात में थे। आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तो मत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला। साहब की कुछ यादें। सर, मीज़ू आपकी इजाज़त से, क्योंकि सर का जो है नईम साहब का एक बड़ी गहरी एसोसिएशन और वाबस्तगी आपसे तो एज अ फादर भी हम शेयर करेंगे, बहुत सारी आप शेयर करेंगे हमारे साथ बातें। सब फैज़ साहब, नाम ही काफ़ी है फैज़ अहमद फैज़ साहब का, तो एक बिल्कुल। देखिए, वाबस्तगी तो जितनी मुनीज़ा से हो सकती है वो तो बिल्कुल, किसी हाँ, की और नहीं हो सकती। मैं तो उनके साथ रहा हूँ, आर्ट्स काउंसिल में भी, वैसे भी। और मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। फैज़ साहब इंतहाई शफ़ीक़ आदमी थे, और कभी ये महसूस नहीं होता था कि हम किसी बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं। मेरी पहली उनसे मुलाकात तब हुई जो मुलाकात से पहले थी। अच्छा। वो आप यूँ समझिए कि मार्शल लॉ लग चुका था, अयूब खान वाला, और तमाम सरकारी मुलाजमीन इस कोशिश में थे कि मार्शल लॉ लग गया है तो हम ये जाहिर करें कि मार्शल लॉ बड़ा पॉपुलर है, अवाम इसे बड़ा पसंद कर रहे हैं। ठीक है। ये सरकारी कोशिशें होती हैं हमेशा। तो उस ज़माने में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस थे शौकत साहब। उन्होंने सोचा कि अगर नूरजहाँ का कॉन्सर्ट हम कर लें, जो कभी नहीं आती, तो ये अयूब खान के ज़माने में एक बहुत बड़ा मार्का होगा, और हम ये कहेंगे कि अयूब खान की वजह से ही आ गई हैं। बिल्कुल सही। खैर वो नहीं आती थी। वो ताज साहब के पास आए, उनसे कहा, ताज साहब ने उनसे कहा कि भाई कर लो, क्या है तुम कभी। खैर वो मान गई। जब वो मान गई तो पंजाब यूनिवर्सिटी हॉल में होना था, सारा शहर अंदर आना चाह रहा था। हम भी थे, मैं उस वक्त स्टूडेंट था। एक ये आलम था कि हॉल की अगर दीवारें ज़रा सा और बोझ डालें तो टूट जाती कि नूरजहाँ आ रही है। फाइनली नूरजहाँ आ गई स्टेज पे। नूरजहाँ आई, लोगों ने पागलों की तरह तालियां बजाईं। वो आई, थोड़ी देर में स्टेज पे कुछ नज़र आया कि कुछ हो रहा है, और थोड़ी देर में आवाज़ आई, चलो इत्थों। और वो सारे ऑर्केस्ट्रे को लेके बाहर चली गई। अब लोग चीख रहे हैं, नूरजहाँ नूरजहाँ नूरजहाँ। अब इनके भी हाथ पैर फूल गए सरकारी अफसरों के। हुआ ये था कि नूरजहाँ ने आके कहा, मैं तो फैज़ का कलाम पढ़ूंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा, होए फैज़ तो पता नहीं अभी ज़ेर ताब हैं, वो उनके बारे में गवर्नमेंट का क्या रवैया होगा, ये मरवा देगी हमें। तो उन्होंने कहा, जी मेहरबानी से कुछ और पढ़ दें। कहेंगे मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं फैज़ ही का कलाम पढ़ूंगी, और अगर नहीं तो चलो। फिर वो लेके चले, फिर उसे मना के वाके लेके आए। उसके बाद सुंदर नूरजहाँ की आवाज़ थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। सर, ज़हरी बात है, फैज़ साहब के साथ एक गहरा ताल्लुक आपका। ऐसा मालूम हो रहा था कि सारे शहर में सन्नाटा है, किसी की सांस की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। फैज़ का कलाम, नूरजहाँ की आवाज़, ये थी मेरी उनसे मुलाकातों से पहले की मुलाकात। वाह।
उसके बाद वो जब रिहा हो के आए तो हम सारे स्टूडेंट मेरे साथ ज़फ़र समदानी वगैरह, हमने कहा जी फैज़ साहब से मिलेंगे। तो फैज़ साहब अलहमरा में आ गए, यूँ कालीन बिछा हुआ था, वो हमारे साथ बैठ गए। तो मैंने फैज़ साहब से कहने के भाई क्या बात है, मैंने कहा फैज़ साहब कोई चीज़ हमें इनायत करें। हाँ भाई कौन सी ऐसा ही अंदाज था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जी रोशनियों के शहर। अरे वाह। फिर फैज़ साहब से मैंने सामने बैठे हुए रोशनियों का शहर, मैं तो आपको कई घंटे बातें कर सकता हूँ। एक आखिरी बात कहूँगा, वो इतने शफीक आदमी थे, मुझे एक दफ़ा जिन चढ़ा कि जी ये इकबाल का क्या हशर करते हैं, उसकी कव्वाली बना देते हैं, उसका मरसिया बना देते हैं। इकबाल में जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, वो गायब हो जाती है। कव्वालियाँ सुन लो या मरसिया सुन लो। तो मैंने फैज़ साहब से कहा, मैंने कहा फैज़ साहब ये मुझे पसंद नहीं आता, मैं चाहता हूँ इसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन और रिकॉर्डिंग करूँ जिससे इकबाल की स्पिरिट सामने आए। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, करना चाहिए, तो क्या चाहते हो। मैंने थोड़ा सा उनको ऐसे मिसालन कहा कि ऐसे कहीं, अच्छा ठीक है करो, रिकॉर्डिंग करते हैं। बुखारी साहब उस ज़माने में पत्रस बुखारी के, थैंक यू मिर्जा, वो EMI के हेड थे, उनको आइडिया दे, उनका ये बहुत अच्छा आइडिया है। सुंदर आप यकीन माने कि फैज़ साहब ने मेरे साथ स्टूडियो में जाके मेरी दरख्वास्त पे रिकॉर्डिंग्स करवाई, क्योंकि मैंने उनसे कहा साहब मैं शेयर पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो वो फिर बहुत बुरा होगा, तो आप, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वो रिकॉर्डिंग्स करवाई। अरे तो बातें तो और बहुत सी हैं, मैं यानी कई प्रोग्राम कर सकता बेशक हूँ, वो। लेकिन कुछ सब्र करूँगा। सर आपका सहरा भी लिखा फैज़ साहब ने, उसका जिक्र किए बगैर जो है ये नशिस्त अधूरी होगी। वो तो शफकत की इंतहा थी। फैज़ साहब ने ज़िंदगी में एक सहरा लिखा, एक ही सहरा लिखा, और वो मेरा और यास्मीन का सहरा लिखा, ये स्क्रीन पे भी हम देख रहे हैं जी। और नूर जहाँ ने गाया, और यहीं आपके जहाँ टेलीविजन के सामने हमारी शादी हुई थी। अरे और जब लोगों को पता लगा कि फैज़ का सेहरा नूर जहाँ पढ़ रही हैं तो यहाँ सड़क पे मार्शल लॉ लग गया था और लोग दरख्तों पे चढ़े हुए थे और कोई फोटोग्राफर नहीं आ सका। हमारी शादी की एक तस्वीर नहीं है, एक तस्वीर नहीं है, एक तस्वीर नहीं है। अगले दिन हमें फिर दोबारा कपड़े वपड़े पहना के मॉडलिंग कराई गई, लेकिन शादी की एक तस्वीर नहीं, एक तस्वीर नहीं, क्योंकि नहीं बट माशाल्लाह से मीज़ू आपा, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। वालिद साहब आपके फैज़ अहमद फैज़ साहब एक बड़ा नाम, और आपका इंटरेक्शन उनके साथ कितना रहा, क्योंकि जितने मैंने आपके इंटरव्यूज़ किए, जितने सुने, फिर ज़ाहिर बात है वो जेल में थे और सारा वो जो एक घर का माहौल था और कम वक्त था, जब वो वापस आते थे तो इतने बिजी और मसरूफ़ होते थे। फॉन्ड मेमोरीज मैम वालिद साहब के साथ? मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि मेरा उनके साथ इंटरेक्शन शायद अजीब सी बात है, लेकिन उनके जाने के बाद हुआ, क्योंकि उनके जाने के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अब वो नहीं आएंगे। और वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करना है हमें कि हम उनकी लेगेसी को याद रखें और ज़िंदा रखें। तो अब फिर हमने एक फैज़ घर बनाया, फैज़ फाउंडेशन बनाई, फैज़ फेस्टिवल करते हैं, किताबें लिखवाते हैं, लिखते हैं, जो भी है। तो एक तरह से ये इंटरेक्शन मेरा, अगर आप समझें, तो ज़रा ज़्यादा उनकी जाने के बाद हुआ। शायरी तो आज ही सुबह मेरे बेटे ने मुझे मजाक में कहा था, तुमने तो किताब भी नहीं पढ़ी उनकी। भाई कुछ थोड़े आसान शायर है। मेरा मतलब ठीक है, फारूक कैसर तक तो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन फैज़ में तो फैज़ तो एक तो ये कि माशाल्लाह वही वाली बात कि फिर उनके जाने के बाद जब डॉक्टर आरफा ने हमें पढ़ाना शुरू किया तो हमने वो सारी शायरी, तो इंसान बहैसियत इंसान ज़ाहिर है, बहैसियत फादर वही वाली बात के कम मिलना, क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियात, आई वॉज ग्रोइंग अप, ज़ाहिर है स्कूल का वक्त, कॉलेज का वक्त, शादी, बच्चे, और सडनली आप मुड़ के देखते हैं तो वक्त आ गया, 20 नवंबर आ गई 1984 और वो जा चुके हैं। तो इस बात का एहसास तो हम सब लोगों को रहता ही है कि वो ज़रा जल्दी चले गए, अभी तो बहुत बातें करनी थी। और आजकल कभी कभी जो मुश्किल वक्त आते हैं, जिस तरह आजकल दुनिया में, तो इतना एक वैक्यूम महसूस होता है कि किससे पूछें, बिल्कुल किससे जवाब मांगे, ये क्या हो रहा है, वो उम्मीद कहाँ है जिसकी आप बात करते हैं।
पढ़ते तो हम हैं, दिल से पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन थोड़ी सी तो हमें रास्ता दिखाइए। लेकिन इस वक्त जब उनकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है बेशक तो महसूस होता है कि वो नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका काम है, उनका नाम है, उनका प्यार है और उनका एहसास है। बहुत बहुत खूब। और मुझे आज भी याद है मीज़ू आपा का एक वाक़या। मीज़ू आपा ने आपकी इजाज़त Of से, course. इजाज़त आप सबसे लेनी है, ऐसे अगर नहीं मैंने है। कहा होगा तो फिर कहा होगा। मैं भूल तो जाती हूँ आजकल, मुझे तो ये याद नहीं कि मैंने दोपहर का खाना खाया। आपने आंख की घूरी लेकिन करानी है और मैंने चुप हो जाना है, अच्छा, ऐसी अच्छा। बात ही नहीं है। आपका तो प्यार मेरे लिए ये बड़ी बाइसे फ़ख्र बात है कि वो तमाम मेंटोर्स के जिनका जिक्र सुना, उनका इंटरव्यू, उनको देखना और फिर इंटरव्यू करना, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मैम, ट्रेन का सफ़र आप किया करती थी वालिद साहब को मिलने जाने बिल्कुल के लिए। जाना होता था। वो ख़वातीन सवालात पूछा करती थी, बिल्कुल पूछती वो थी। वाला वाक़या मैं ज़रूर चाहूँगी हाँ ज़रूर ज़रूर। कि आपसे पूछा मुझसे पूछा, वो 3rd क्लास में जाते थे, ज़ाहिर है पैसे किसके पास होते थे, हैदराबाद जेल में थे, लंबा सफ़र, और वालदा मेरी, मैं, सलीमा 3rd क्लास में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो टाइट सा जगह होती थी, और मैं 5 साल की 6 साल की चुलबुली, बैठना मुसीबत, वहाँ मेरी बार बार कह रही सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। तब इतना लंबा सफ़र, एक बच्ची कैसे, तो मुझे याद है एक औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? मैंने कहा जेल में। देखें, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। और देखो बात भी फखर की है वैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी, क्यों मैं आज ही, मैं जिस तरह किसी ने भेजा हुआ था, पोस्ट में पढ़ रही थी, अपना हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। उसके ऊपर फिर उन्होंने जो वजाहत की है कि ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ही नहीं कहना, जो दिल में है उसको कहना है, जो सच है उसको कहना है, और आपने जो कुछ भी कहना है किसी के डर से नहीं कहना, छुपा के नहीं कहना, नकाली में नहीं कहना। ये अहमद फराज के साथ और इफ्तिखार आरिफ के साथ इंटरव्यू है, और वो ऐसे दिल को बात लगती है। मुझसे घर वाले बहुत कहते हैं बहुत बोलती हो, तो झूठ तो नहीं बोलना ना, ये तो मेरे बाप ने मुझे सिखाया। बिल्कुल ऐसा ही। और जिस तरीके से, जिस उम्दगी के साथ आप वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ी हैं, मैं इस पे मज़ीद और बहुत सारे वाक़यात हैं। मीज़ू आपा से मुलाकात करके आज वाक़यात ज़रूर हमने शेयर करने हैं। ख़वातीन हज़रात, फैज़ अहमद फैज़ साहब को आज हम याद करें। फैज़ साहब के कुछ कलाम हुमैरा चन्ना जी की आवाज़ में हम सुनेंगे। तो पहला कलाम, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, प्लीज़ आप सबकी फरमाइश पे। आ
जी खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले क्या खूबसूरत अंदाज में फैज़ साहब को, ख़वातीन हज़रात, फैज़ अहमद फैज़ साहब को आज हम याद करें, उनको खराज तहसीन पेश करें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैडम नूरजहां अल्लाह उन्होंने गाया। और करेक्ट, मेरी इस्लाह सर कीजिएगा मैडम, आप भी मीज़ू आपा, के जब ये फैज़ साहब ने मैम को दिया, मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा को, तो उन्होंने कहा ये आज से मैडम का हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है? मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन ये हकीकत है कि जैसा मैडम इसको गाती थी, इसकी तर्ज भी उन्होंने खुद बनाई थी। और जैसा उन्होंने, मैंने आपको अर्ज़ किया, वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी के हॉल में इन्होंने तानों के साथ और बढ़ावों के साथ पेश की थी, वो तो जहन पर नक्श हो जाती है। और फैज़ साहब ने अगर ये कहा तो मेरे ख्याल में हकदार का हक अदा क्या किया। कहने अरे वाह। क्या अब कहने देखें कितने साल हो गए हैं और आज भी कितने मुख्तलिफ आर्टिस्ट हमारा समेत इसे गा रहे हैं गा रहे हैं। और उसी धुन पे गा रहे हैं, उसी तर्ज पे गा रहे हैं। तो जाहिर है कि इमोर्टैलिटी है उसमें, बिल्कुल है। और मैडम को याद करके गा रहे हैं, तो वो भी इमोर्टल हैं, लफ्ज़ भी इमोर्टल हैं बिल्कुल, और मेलोडी भी इमोर्टल है। बेशक। आप वालिद साहब के साथ वैसे रिश्ता कैसा था? कम्युनिकेट करती थी या जो वक्त मिलता था उसको किस तरीके से वो घर में आपके साथ, सलीमा आपा के साथ, वालदा के साथ किस तरीके से स्पेंड अपनी वो वाइफ के घर में एक तो कुछ उनके और हमारे टाइमिंग्स ज़रा समझे आप क्लैश करते थे। हम स्कूल जाते थे तो वो सो रहे होते थे, क्योंकि जाहिर है वो रात को प्रेस पे अखबार भेज के आते थे। उस ज़माने में तो हाथ से सब कुछ होता था। और उसके बाद वो सो रहे होते थे। जब हम स्कूल से आते थे तो वो अखबार पे चले जाते थे। और शाम को घर में कोई ना कोई आ रहा होता था, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलने मिलाने, हमारी भी पढ़ाइयाँ चल रही होती थी। तो वो साल तो कुछ ऐसे ही गुजरे। फिर जाहिर है वो हम चले गए, इंग्लैंड चले गए, इन्हें लेनिन पीस प्राइज़ मिला जी। तो हम सेल्फ एग्जाइल में चले गए। इनको जब कहा गया कि लेके तुमने अगर मिलना है और तुमने लेना है तो वापस मत आना, तो ये चले गए। फिर हम लंदन 2 साल रहे। उसके बाद तो इनका दिल तो, मैं तो चूँकि ज़हरा निगाह बहुत मुझे कई बातें याद कराती, तो उन्होंने कहा इनका दिल तो वहाँ नहीं लग रहा था। तो इन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ भी होगा मैं वापस तो जाऊँगा। और यहाँ मार्शल लॉ चल रहा था, तो बाहर आए वापस और कराची में रुक गए। और वहीं पे उन्होंने नौकरी जिसे कहते हैं कर ली, एक स्कूल कॉलेज को देख रहे थे। मैं भी वापस जब आई तो मैं कनेड कॉलेज के हॉस्टल में चली गई। तो फिर एक समझे दूरी समझे हो गई। आते थे लाहौर मिलने मुझे, और हॉस्टल से फिर हम जाते थे कहीं खाना खाने, मुझे ले जाते थे। तो वहाँ मैं बोल रही होती थी, वो सुन रहे होते थे जो कि जाहिर ही है। और ये मैंने जब मेरी किताब एक आ रही उसमें मैंने जिक्र भी किया। और सुनते रहते थे और सिगरेट पीते रहते थे। मैं कहते डिड यू हियर व्हाट आई सेड? यस आई सेड व्हाट डिड आई से? और बात करो ना, मतलब तो इस किस्म की मुलाकात समझें, दूरियां। फिर शादी मेरी हो गई। फिर जाहिर है मैं लाहौर में थी, ये भी कराची में थे, और फिरते रहते थे। फिर इस्लामाबाद चले गए PNCA में, फिर वहाँ रहे। और उसके बाद फिर ज़ियाउल हक का दौर आया तो फिर एग्जाइल में गए। तो खतूत का भी तो एक सिलसिला था ना कि आपको खत जी भी लिखा आते करते थे, आते थे, खत भी आते थे और पोस्ट कार्ड भी आते थे। आपको खास तौर पे मुखातिब करके आपके मुझे साथ मुझे ही जब खत आते थे मुझसे, वो उर्दू में, मैं उनको अंग्रेजी में लिखती थी। उन्हें शायद उस वक्त भी पता था इसे उर्दू नहीं आएगी कभी। और आप ही हालात देखे कि अब मैं अपने पोते पोतियों को मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ। तो कभी कभी अदील मेरा बेटा कहता है अल्लाह की कुदरत देखो जरा, ये पढ़ा रही, क्या करे, ट्यूशन कर, ट्यूशन दादी से उर्दू की। और माशाल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल खैर नहीं है। तो वो खत रहे मेरे पास, ज़ाहिर है अभी भी हैं मेरे पास। और अब इंशाल्लाह इनकी कुछ छपाई की तरफ है। बिल्कुल, और वो हम तो चाहते वो हैं ज़ाहिर है वो उर्दू में लिखते थे मुझे बड़े प्यारे खत। और एक सिलसिला फिर चलता रहा ज़ाहिर है, और बस फिर ख़त्म हो गया आज के दिन। बिल्कुल, लेकिन हम वो उस किताब का बेसब्री से इंतज़ार आपा कर रहे हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इंशाल्लाह। नईम साहब सर, जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा फैज़ अहमद फैज़ साहब नहायत शफीक इंसान, सब वाक़यात तो बेशुमार, एक बड़ा तवील अरसा आपने गुजारा उनके साथ, और एक एसोसिएशन जिसमें इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, दोस्ती का एलिमेंट भी। वाक़यात ज़रूर शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। देखिए कई वाक़यात हैं, लेकिन एक जो मेरी कई दफ़ा ख्याल आता है, उस ज़माने में मैं और मेरे कुछ साथी हम लोग थिएटर के एहया की तहरीक चला रहे थे।
ठीक है। उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे, जेब से पैसे खर्च करते थे, पॉकेट मनी वगैरह, और ड्रामा स्टेज करते थे। मैं अलहमरा के ड्रामा सेक्शन का इंचार्ज था, तो फैज़ साहब सेक्रेटरी थे। तो एक ड्रामा हमने, जो बड़ा सीरियस किस्म का ड्रामा था, जिसके बारे में पहले ये ख्याल था कि मार्शल लॉ की वजह से हम सब अंदर हो जाएंगे, ठीक है। वो ताज साहब ने किसी तरह से क्लियर करा लिया मार्शल लॉ वालों को दिखा के। ठीक है। वो ज़रा लेफ्टिस्ट सा ड्रामा था, वो बहुत चला। अच्छा, हमने तो सब जेब से पैसे डाले हुए थे। वो उस ज़माने में 15 दिन चला, आप सोचिए, और छोटा सा हॉल था। ये मैं बात कर रहा हूँ 64, 65 उस ज़माने, 64 उससे भी पहले की। ठीक। अच्छा, अब मैं वो किया तो हमें अकाउंटेंट ने बताया कि जितना कॉन्सर्ट का इस पर खर्चा हुआ था सब पूरा हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मौका आ गया, अब हम प्रोफेशनल हो जाएं। तो मैं बड़ा सबसे बात करके सीना तान के फैज़ साहब के पास गया। मैंने कहा, फैज़ साहब, जितना कॉन्सर्ट ने खर्चा किया था वो तो पूरा हो गया, अब हम प्रोफेशनल हो गए, हमें आप फीस दें। तो मुस्कुराए, हाँ भाई क्या लोगे। तो मैंने बड़ी छलांग लगाई। मैंने कहा, जी हम 100 रुपया लेंगे। 3 महीने रिहर्सल की थी, 15 दिन प्ले, 100 लेके अब इतने खुश हुए। हाँ भाई ले लो। तो फैज़ साहब कभी दिल शिकनी नहीं करते थे, कभी दिल शिकनी नहीं करते थे। बहुत उनमें शफकत का बहुत ज़्यादा था। इसी तरह फिर उन्होंने, मैं कभी भी शुक्रिया नहीं अदा कर सकता उनका कि उन्होंने हमारा सेहरा लिख दिया। बिल्कुल। और फिर वो नूरजहां तो नूरजहां ही है। बिल्कुल। तो इस तरह की, और मसलन फैज़ साहब के पास बहुत लोग आते थे। मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैंने जब ड्रामा करना शुरू किया तो लड़कियां नहीं होती थी उसमें। अच्छा। हाँ, आपको शायद ये मालूम नहीं कि इम्तियाज़ अली ताज साहब की स्टेज पे शोहरत की एक वजह ये थी कि वो लड़की का पार्ट बहुत अच्छा करते थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। एक वजह थी, बाकी तो अनारकली और वो सारी चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने जब शुरू किया तो बड़ी प्रॉब्लम, लड़कियाँ ही नहीं है। हाँ। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब तो हार मान गए, उन्होंने सब लड़कों के प्ले लिखने शुरू कर दिए। आखिर मैंने एक दिन फैज़ साहब से कहा, मैंने कहा, फैज़ साहब मुझसे जो कुछ हो सकता था, यंग लड़कियों को तो बिल्कुल इजाज़त नहीं। बिल्कुल। मैंने कहा, यास्मीन तो मेरी अभी मंगेतर भी नहीं है, लेकिन उसे तो मैं खींच के ले आया हूँ, ताज साहब ने इजाज़त दी। आप भी ज़रा मेहरबानी करें, सलीमा को आपकी 2 बच्चियाँ हैं, सलीमा को इजाज़त दे दें। अच्छा भाई कर लो। वो हो गया। अच्छा, मीज़ो उस वक्त बहुत छोटी थी। ठीक है। ये और मेरा छोटा कज़न, ये भी आते थे भाई। ये तारिक, हॉल में कौसर, हाँ, ये उसमें हॉल में ब्रोशरे बांटते थे। बहुत क्यूट 2 बच्चे ब्रोशर बांट रहे हैं, सलीमा, यास्मीन और हम स्टेज पे एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, खैर ये भी बहुत ही एक फैज़ साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने हमारी इस तहरीक में, जो हम उर्दू ड्रामे की अपना हिस्सा डाला। फिर फैज़ साहब का तो माशाल्लाह बहुत बड़ा विजन था ना। हम लोग तो अपने टनल विजन से अपनी उम्र के मुताबिक सोचते थे। फिर वो जब नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बनने के लिए बन गई, पूरी नेशनल कमेटी बन गई, तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार मुरतब करनी थी। तब देखिए उनकी अजमत देखिए कि बजाय से मुझे कहते भाई आप तेरा क्या ख्याल है, घर आके बता दे या कहीं जाके बता दे, वो खुद आए आर्ट्स काउंसिल में। अरे, उन्होंने कहा भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। जो मेरे जहन में आया मैंने कह दिया, हॉल नहीं है, ये नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ मुझे कन्फ्रंट कर रही थी वो मैंने उनको बता दिया। फिर जब नेशनल काउंसिल ऑफ का पास हो गया सब कुछ, उसके बाद की कहानी रहने दें। लेकिन बड़ी लंबी कहानी है। फॉन्ड मेमोरीज, और मैं एकदम से वो जो है विजुलाइज कर रही हूँ वो तमाम जो है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। बल्कि फैज़ साहब का, मुझे मेरे वालिद साहब कहते हैं आपा कि अब्बू नए नए जब डॉक्टर बने थे तो फैज़ साहब जब मेयो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो अब्बू बताते हैं कि फैज़ साहब, जिस तरह आपने कहा कि इतने शफीक इंसान और हर किसी को यानी फैसिलिटेट करना, तो ऑक्सीजन मास्क उनको लगा हुआ होता था। लोग फरमाइश करते थे कि फैज़ साहब कुछ कलाम सुना दें, और फैज़ साहब अपना मास्क अब्बू बताते हैं उतार के वो कलाम पेश किया करते थे। इतने अजीम और बड़े इंसान, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त से नवाजा। ख़वातीन हज़रात, आज हम फैज़ अहमद फैज़ साहब को याद कर रहे हैं। हुमैरा चन्ना जी की आवाज़ में जो हम दूसरे सुनने वाले कलाम क्या सुनेंगे, प्लीज़ बताइएगा। गुलों में रंग अरे भरे,
मैं समझती हूँ कि एक तो फैज़ साहब का कलाम, फिर दूसरा इतने बड़े बड़े लेजेंड्स ने वो जिनके नाम वो मेहदी हसन खान साहब वो ने ये चीज़ें, गान हाँ पेश जी, किया। कि उनके अलावा सजती नहीं है किसी और के मुंह से। सही बताऊँ मैं आपको, चाहे कोई कितना भी अच्छा गाने वाला हो, मैडम मलका तरन्नुम नूरजान जी और मेहदी हसन खान साहब, तो ये लोग ऐसा हमारे मुल्क का असासा हैं कि इनका कोई जोड़ ही नहीं है, इनका कोई सानी ही नहीं है। तो जस्ट ट्रिब्यूट ही है कि जो मेरे जैसे सिंगर उनको पेश कर सकते हैं। प्लीज जी।
खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपा कुछ कहना चाहेंगी? हुमैरा जी ने जैसे परफॉर्म किया माशाल्लाह। क्या बात है। बस यादें अपनी और आवाज़ माशाल्लाह। मैं तो हमारा को पता नहीं कितने सालों से जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नईम साहब यास्मीन साहिबा को मैसेज मेरे ख्याल में आप करें, क्योंकि हम तो यास्मीन साहिबा को बहुत मिस कर रहे हैं। और बल्कि ख़वातीन और हज़रात, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था, वीडियो टीज़र जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले शेयर किया, तो उसमें कहा था कि यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन वो उनकी तबीयत अच्छी नहीं है और एक्चुअली मैं उन्हें अभी यहाँ से फॉरेन डॉक्टर के यहाँ लेकर अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। हमारे मुल्क का बहुत याद करती हैं फैज़ साहब को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। आपका तो वैसे भी एक एसोसिएशन फैज़ साहब के साथ बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से। आपा, मैं चूँकि ऑब्वियसली क्लोजिंग रिमार्क्स लेने से पहले, फैज़ मेला एक करते 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 एक ऐसा इवेंट बन गया है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनली उसको देखें तो ब्रांड बन गया है। ब्रांड बन गया। और लोग, मैं लिटरली आपको ये मैं सच बता रही हूँ, आपको इल्म है कि दूर दराज से इंतजार करते हैं, फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, अपना प्रोग्राम बनाते हैं वापस पाकिस्तान आने के लिए। ये शुरू हुआ था जब फैज़ साहब फौत हुए थे, क्योंकि वो ज़माने ज़ाहिर है माशाल्लाह के थे। 84 में फौत हुए, 85, 86, 87, और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। पहले फैज़ अमन मेले के नाम से था, ओपन एयर थिएटर में होता था, गांव में होता था। अब इसको हमने फैज़ फेस्टिवल एक किसी हद तक थोड़ा सा मुनज़्ज़म करके और अलहमरा में करते हैं। तो 2 साल से नहीं हो सका कोविड की वजह से, नवंबर में हम करते हैं, बल्कि आज ही के दिन होता है। बिल्कुल आज ही के दिन होता है। तो अब हम इस अगले साल फरवरी में 2022 में 12-13 फरवरी को उनकी सालगिरह के मौके पे कर रहे हैं। तो वो एक जो मिसिंग हुए हैं उनको पूरा करेंगे और फिर नवंबर में फिर करेंगे, क्योंकि पीपल लुक फॉरवर्ड। नईम साहब, फैज़ मेला जो है उसका इंतज़ार लोगों को होता है शिद्दत से। सर क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी इस्लाह कीजिएगा, हमारी कल्चर की अक्कासी में ये ख़ास तौर पे इस मेले का बड़ा एक अहम कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, देखते हैं, इंटरेक्शन लोगों का होता है। मुझे ऐसा लगता है इंटेलेक्चुअली लोगों का जहन, हमारी नौजवान नस्ल को जो एक चाहिए गाइडेंस, वो मिलती है इस मेले के थ्रू। क्या कहेंगे सर? हमें बड़े लोगों ने कहा कि जी ऑनलाइन, पर वो फेस्टिवल ऑनलाइन नहीं होता। मज़ा आएगा। तो जब देखिए, हमें अगर थोड़ा सा तारीख को पीछे जाके देखें तो हम लोग जब होश संभाल रहे थे तो हमारे फिक्री और तख्लीकी रहनुमा जो थे ना, वो 3-4 लोग थे। पतरस बुखारी थे, ताज साहब थे, फैज़ साहब थे और सूफ़ी साहब थे। इन लोगों को देख देख के हम लोग सीखते थे। अब ये नहीं कि वो पैगाम इर्रेलेवेंट हो गया है, वो पैगाम आज उस वक्त से ज़्यादा रेलेवेंट है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ और मुझे सुनने वाले माफ़ करें, मैं इस कौम की जो तालीम व तरबियत है उससे बेहद मायूस हूँ। कोई एहसास नहीं कि हमारी हेरिटेज क्या है, हमारी रिवायात क्या हैं। यानी मैं आपको कुछ बातें बताऊँ जो आपको हंसी आएगी, वो नहीं मैं बताना चाहता, लेकिन हमारी बका इसी में है। हमारी बका इसी में है कि हम इन लोगों को, बड़े लोगों को, जिन्होंने कौम की इब्तदाई ज़हनी तरबियत की, बिल्कुल, उनको ज़िंदा रखें, बिल्कुल ज़िंदा रखें। और इसमें मुनीज़ा का और सलीमा का और फैज़ साहब के दूसरे दोस्तों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही काबिल एहतराम। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जब तक हिम्मत है, जब तक हिम्मत है, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, नहीं, अगली फिर अगली अब नस्ल। देखिए फैज़ ना तुम्हारा ना मेरा ना इनका है, बिल्कुल फैज़ हम सबका है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नहीं है कि हम नहीं होंगे तो फैज़ नहीं होगा। कैरी इट ऑन, टेक इट फॉरवर्ड, ही इज योर्स, टेक हिम फॉरवर्ड। फैज़ जारी रहना चाहिए। अरे वाह, सब बहुत शुक्रिया। आप आते हैं, कीमती वक्त ख़ास तौर पे आप निकालते हैं हमारे लिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए। सर इट्स एन ऑनर ऑलवेज। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीज़ा आपा, बहुत पीटीवी बुलाए और मैं ना हूँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिस्पांसिबिलिटी दैट इज गोइंग टू स्टे विद मी अंटिल आई डाई। आपको नहीं है, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अच्छी से दे, ऐसे ना कहें आप, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। आप आती रहे, वरना आपके घर आके मैंने ले लेना था, आपको ले आना था। बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पीटीवी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जाने से पहले शेफ़ मुनीरा का भी हम शुक्रिया अदा कर दें, आज के प्रोग्राम का हिस्सा थी। और थैंक यू सो मच मुनीरा, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह कल
एक नई प्रोग्रामिंग के साथ उम्मीद है आज की नशिस्त से जो बातें हमने की उन पे अमल, उन पे गौर व फिक्र करने के बाद उन पे अमल करें तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और पॉजिटिव सोच रखें। खुदा हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले हुमैरा जी की आवाज़ में फैज़ साहब का एक और कलाम, और फरमाइशें बहुत सारी हैं, तो वही जो हमने पहले फरमाइश की थी वही वाली। जी ठीक है, मैं पेश करती हूँ। जी बाहर आई के जैसे एक बार लौट आए हैं फिर रदम से वो ख्वाब सारे, शबाब सारे जो तेरे होठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे। निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्कबू है, जो तेरे उशाक का लहू है। बाहर आई उबल पड़े हैं अज़ाब सारे, मलाले वाले दोस्तां भी। तुम्हारे आगोश में बशाऊं गुबारे खातिर